हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 12 के साथ, दैट इज ग्रेटेस्ट एंड मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टर्म। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जो मैंने एक ही में डाल दी हैं क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं। एक बार में देख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म के साथ। तो मानो मुझे दे रखा है ए प्लस बी की पावर एन। तो मुझे पता है इसमें एन प्लस वन टर्म्स होते हैं, राइट। अगर यहाँ पर एन ऑड हो गया तो अगर सोच के देखो ना, ए प्लस बी की पावर एन होता है तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, एन प्लस वन। तो अगर ऑड होंगे तो ऑड प्लस वन कितना होगा भाई? अगर ऑड है कोई भी ऑड नंबर मान लेते हैं, मानो 5, इसमें वन जोड़ेगा तो 6 आएगा, यानी कि ऑड में अगर एक जोड़ेगा तो इवन आने वाला है डेफिनेटली, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर एन तुम्हारा इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इवन प्लस वन, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो तुम्हारे पास है ए प्लस बी का क्यूब, राइट। तो अगर ये है तो इसमें 4 टर्म्स होंगे, तो ये इवन टर्म्स हो गए जबकि डिग्री ऑड है। अगर यहाँ लिखा होगा ए प्लस बी की पावर लेट से 6, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? 7 टर्म्स होंगे, एंड दैट इज ऑड, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे पहले से एग्जाम्पल दे रखा था, मैंने देखा भी नहीं था। ए प्लस बी की बार 4 है तो 5 टर्म्स है डेफिनेटली, यहाँ 7 है तो 8 आपके टर्म्स है। अब देखो, अगर 5 टर्म्स है तो हम ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड करके नहीं दिखा रहा मैं कि भाई वो तो तुम्हें आता ही है कि 4c0 ए की पावर 4, ये सब चीज़ें तो तुम्हें आती हैं। 5 टर्म्स क्या होंगे? T1 T2 T3 T4 T5। मैं तुमसे पूछूँ इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, तो कोई भी देख के बता देगा यार बीच वाला ये है ना। T1 T2 इधर दो हैं, इधर दो हैं, तो ये बीच वाला है। अगर मैं 8 टर्म्स बोलूँ तो 8 टर्म्स क्या होंगे? T1 से लेकर के T4 तक आ गया तुम्हारा, फिर T5 T6 T6 मतलब इस टाइप से आएगा। अब सोच के देखो, इसमें कोई मिडिल टर्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है। मतलब 4 ऐसे हो गए और 4 ऐसे हो गए, इनके बीच में कुछ नहीं है। अगर 9 टर्म्स होते तो इनके जो बीच में आता वो इसका मिडिल टर्म हो जाता। तो यहाँ पर हमें दो मिडिल टर्म्स बताने पड़ते हैं, ठीक है। और वो आपका आ गया बीच वाले, बिल्कुल T4 और T5। आई थिंक सो ये काफ़ी हद तक आपका लॉजिक डिफाइन करता है, मतलब ये काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि क्या आपका चल रहा है। ठीक है, चलो जी, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही है। अब सुनो, इसका मतलब मैं समझूँ क्या? मैं इससे ये समझा, इससे मैं क्या समझा कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो दो मिडिल टर्म आते हैं, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो एक मिडिल टर्म आता है। अच्छा, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब इवन डिग्री होती है, यानी कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली जब इवन डिग्री होती है, जब इवन डिग्री होती है तो एक मिडिल टर्म आता है। जब ऑड डिग्री होती है, जब आपकी ऑड डिग्री होती है तो दो मिडिल टर्म आते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये बात तो तुम्हें समझ में जहाँ तक है आ गई होगी, ठीक है। बल्कि बल्कि मतलब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी क्वेश्चन आएगा कि मिडिल टर्म बताइए, बता वो बता, तो तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि अच्छा ए प्लस बी की बार मान ले 982 दे रखा है, तो 982 क्या होता है? इवन नंबर होता है। क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, तो इसमें प्लस वन करेगा तो कितने आएंगे? ऑड टर्म्स आ जाएंगे। मुझे पता है जैसे ही अगर ऑड टर्म्स आ गए तो उसमें तो फिर पक्का क्या होगा? एक ही मिडिल टर्म होगा। ठीक है, अच्छा आपको बोलेगा इस मिडिल टर्म को निकालूंगा कैसे मैं, है ना, ये भी तो बात दिमाग में आएगी ना कि मिडिल टर्म निकालूंगा कैसे। तो मिडिल टर्म निकालने का सिंपल सा फंडा है बॉस। तो मान को दे रखा है ए प्लस बी की पावर 4, ठीक है। और ये जाएगा कहाँ से? T1 से लेकर के T5 तक। तो मैं ये कैसे बताऊँ कि T3 जो है, मतलब चलिए ये तो बहुत सिंपल था कि तुमने T1 से T5 लिख दिया और तुमने बोल दिया भाई साहब T3 जो है वो हमारा यहाँ पर वो वाला टर्म है। कौन सा टर्म है? मिडिल टर्म है। पर अगर 982 या इस तरह के बहुत बड़े बड़े नंबर हुए तो मैं ये कैसे बताऊँगा कि मिडिल टर्म क्या है? तो तुम सिंपली सोच सकते हो इस चीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फ्लो चार्ट बना दिया है जो काफ़ी सारी चीज़ों को सिंपल कर देता है। तो मिडिल टर्म के ना एक्चुअली तीन टर्म्स हो गए, देखो मैं बताता हूँ। T n+1/2, एक मिनट ये हट क्यों गया? हाँ, तो T n+1/2, T n+2/2 एंड T n+3/2। सबसे सिंपल ये तीन तुम हमेशा याद रखो। T n+1/2, T n+2/2, T n+3/2। ये जो बीच वाला बंदा है, ठीक है, ये जो टर्म होगा ये तब होगा जब n तुम्हारा इवन है, और ये दो टर्म्स तब होंगे जब तुम्हारा n जो है वो ऑड है। ये भी तुम्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी तुम्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये तो बस अभी तुम्हें एक तरीके से थ्योरी की तरह पढ़ाया जा रहा है, तो उसको चुपचाप सुनते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ पर अगर तुम्हें T3 निकालना है और तुम्हें दे रखा है n=4, ठीक है, तो अगर मेरे को कोई T4 दे देगा उससे तो मेरी बात बन नहीं रही है। कोई बोलेगा इसका मिडिल टर्म होगा कि T4/2, तब भी मेरी कोई बात नहीं बन रही है, क्योंकि 4/2 क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा, एंड T2 इज़ नॉट द मिडिल टर्म, दैट इज़ क्वाइट क्लियर। ठीक है, तो क्या करा जाए? तो ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हें लाना ही है तो हम 4 में अगर दो जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, एंड 6/2, बोलो सही है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया T6/2, यानी कि T3, सिंपल, एंड दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अच्छा ये ऐसे थोड़ा ना आया होगा कोई, ठीक है, एक्चुअल में आया कैसे होगा? किसी ने सोचा होगा कि T4/2 निकालते हैं, किसी ने बोला होगा कि T4/2 निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल लगता है कि अगर मतलब जो भी इसकी डिग्री है, जो भी इसकी पार n है, जैसे ए प्लस बी की पार n होता है, तो यहाँ पर वो 4 है तो इसका आधा कर दो, वही इसका वो होगा मिडिल टर्म। ये लॉजिकल लगता है सुनने में। तो जब किसी ने ऐसा किया तो क्या है आंसर? T2। पर अपने को पहले से पता है कि आंसर आने वाला कितना है? T3। तो उसने बोला इस T2 में एक जोड़ दे, यानी अल्टीमेटली उसने यहाँ पर एक जोड़ा है, यानी कि क्या करा उसने? T4+2/2। तो तब से ये बन गया कि Tn+2/2। ये तुम कर सकते हो।
ठीक है, मुझे पता है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, ये तुम कितनी बार भी कर लो तुम्हें कन्फ्यूजन होना तय है। ठीक है, ये इसलिए मैं इसको कभी सीरियस नहीं करता। मेरा तो ऐसा रहता है जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे मेरा ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। बस मुझे इतना याद रहता है कि हर बार इतना आएगा, टी एन प्लस वन बाई टू और आपका एन प्लस टू बाई टू, एन प्लस थ्री बाई टू, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, ये तो तीन टर्म्स आने आने हैं। अब इन तीनों में से कौन से दो टर्म्स हैं और कौन सा एक है, वो सब मैं क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन सही समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस थिंग। मेंस का क्वेश्चन है, यही मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेंस में, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं इसमें। अब इसको जैसे ही मैंने देखा, मैं सब भूल गया कौन सा फॉर्मूला, काय का फॉर्मूला। मुझे बस एक चीज़ याद थी मेरी कही हुई कि टी एन प्लस वन बाई टू होता है, कुछ टी एन प्लस टू बाई टू होता है और टी एन प्लस थ्री बाई टू होता है ना, इस टाइप की कोई चीज़ तो होती है। अब हमने इसको हटाया, अब हमने सोचा इसमें होगा क्या। तो जैसे ही मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि यार ए बाई एक्स जो भी होता होगा, यहाँ पे इसमें 12 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, 13 टर्म्स होंगे। अब मुझे ये बात याद आई कि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो एक मिडिल टर्म होता है। ठीक है, तो तुम बस इतना याद रख सकते हो कि अगर एक मिडिल टर्म होगा ना यार, तो होगा आंसर टी एन प्लस टू बाई टू। और अगर दो मिडिल टर्म्स होंगे तो आंसर होगा क्या, एक्सट्रीम वाले, वन प्लस टू बाई टू एंड एन प्लस थ्री बाई टू। सही है, परफेक्ट। आई होप सो ये चीज़ काफ़ी हद तक याद करने लायक है और याद हो भी जाती है कि अगर एक टर्म होगा तो बीच वाला एन प्लस टू बाई टू, और अगर टू टर्म्स होंगे तो कौन कौन से होंगे, या तो एन प्लस वन बाई टू हो या फिर एन प्लस थ्री बाई टू होगा। ठीक है, तो ये दो तुम्हारे टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा कि इसकी डिग्री कितनी है 12, तो 12 मतलब 13 टर्म्स, 13 टर्म्स मतलब एक होगा, तो आंसर कितना आएगा, टी एन प्लस टू बाई टू। वॉट डज दैट मीन, यहाँ पे 12 है यानी कि टी 12 प्लस टू 14, 14 बाई टू, यानी कि टी सेवन, सेवन्थ टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, लॉजिकली सोचो तो समझ भी सकते हो, टी वन प्लस टी टू ऐसे करते करते तुम टी सिक्स तक ले जाओ, फिर आएगा टी सेवन, फिर क्या आएगा, फिर आएगा टी एट, फिर ऐसे करते करते क्या आएगा, टी 12 तक आएगा। ये लिखे हैं छः टर्म्स, फिर देखो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 13 टर्म्स होंगे ना, मैं ये सोच रहा था, हाँ जी 13 टर्म्स आएंगे ना ये। तो तुम देख सकते हो टी एट, टी नाइन, टी टेन, टी इलेवन, टी ट्वेल्व, टी थर्टीन, छः टर्म्स ये हो गए और छः टर्म्स ये हो गए, तो ये बीच वाला बचा, तो टी सेवन इज द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, किसी ने अपनी उस पर आ जाए ना, अपनी इज्जत पे आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमें समझ में आ गया कि 13 टर्म्स है, तो इसका आंसर फिलहाल टी सेवन होगा। टी सेवन कितना होगा, 12C7, वो तुम निकालना, वो मैं करने नहीं वाला। ए सॉरी हाँ ये ए ही है, ए बाई सिक्स है, 12 माइनस 7 यानी कि 5 आ गया, और इधर कितना आ गया, ये बी एक्स है, बी एक्स की पार 7 आ गया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर क्या, फाइंड मिडिल टर्म इन दिस वन, तो फिर से देखा हम लोगों ने 9 है यानी कि 10 टर्म्स होंगे इसके अंदर, 10 यानी कि इवन, यानी कि इसके कितने आंसर होंगे, दो होंगे। तो दो कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सट्रीम वाले, या तो एन एन प्लस वन बाई टू या फिर एन प्लस थ्री बाई टू, है ना। ये तरीका ज़्यादा सिंपल है, याद भी हो जाता है बच्चों को बड़े आराम से। तो यहाँ लिख दो 9, यहाँ पे भी लिख दो 9, 9 प्लस वन 10 है, तो 10 बाई टू कितना हो गया, ये हो गया T5। फिर ये क्या है, ऑब्वियसली ये कितना होगा, T6 होगा। अरे यार मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, T5 के तुरंत बाद जो आएगा वही होगा, तो अगर एक निकाल लो तो उसके बाद वाला होगा, सिंपल। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। तुम कर भी सकते हो 9 प्लस सी 12, 12 बाई दो 6 ही आने वाले। ठीक है, तो हटाते हैं इसको। अब T5 और T6 तुम निकाल सकते हो, है ना, वो निकालना मेरा काम नहीं है, वो तो तुम कर ही लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। अब आ जाते हैं इस वाले में, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, वन प्लस एक्स की पावर 2n है ये, इज ये, ओके, मिडिल टर्म ये है इसका। ठीक है, चलो सोचते हैं इसके बारे में। वन प्लस एक्स की पावर 2n है, वन प्लस एक्स की पावर 2n है, इसमें टर्म्स कितने होंगे, इसमें टर्म्स होंगे 2n प्लस वन। क्लियरली 2n प्लस वन क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एंड दैट विल बी टी, जो डिग्री है उसकी n प्लस वन बाई टू, एन प्लस टू बाई टू, है ना, ये वाला होता है। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर 2n है एक्चुअल में, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या डाल दो, 2n डाल दो। क्या डाल देंगे, 2n डाल देंगे इसके अंदर, तो 2n प्लस टू डिवाइड बाई टू। ठीक, मैंने ऊपर वाले सारे क्वेश्चन गलत किए हैं मुझे भी याद आया, मतलब ऊपर वाले नहीं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने जो बोला था ना कि T7 आंसर था, तो मैं कंफ्यूज हो गया उस टाइम पे। T7 का मतलब क्या होता है, सेवन्थ टर्म, तो आंसर कितना आएगा, 12C6 आएगा, है ना। काफ़ी लोगों ने शायद ये गलती स्पॉट कर ली होगी, मैं थोड़ा थका हुआ था मे भी, इस चक्कर में मैंने ऐसा किया। 12C6 होगा यहाँ पर, और फिर आएगा a बाई सिक्स की पार 6, और फिर बी एक्स जो होगा उसकी पार 6। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं टी आर्थ टर्म, आर्थ टर्म में जो क्या होता है, क्योंकि शुरुआत इसमें किससे होती है, NC0 से, तो NC0 इसका T1 होता है ना। फिर NC1 वाला जो टर्म होता है वो इसका T2 होता है। तो सिमिलरली अगर हम T7 बोल रहे हैं तो उसमें NC6 वाला आएगा, राइट। ठीक है, आई होप इसमें कोई वो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत हो गया गलती से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुमने 2n डाल दिया, तो 2n प्लस टू डिवाइड बाई टू कितना आ गया, Tn प्लस वन आ गया। ठीक है, अब Tn प्लस वन कितना होगा, तो 2n है, 2nc, अब बोलो n प्लस वन या n, सिंपल n, क्यों, क्योंकि n प्लस वन का एक कम, तो 2ncn, और फिर क्या आएगा, x की पार में कितना आएगा, x की पार में आएगा आपका सिंपल सा n आएगा, क्योंकि वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2ncn x की पार n, याद करो फैक्टोरियल वाला या फिर तुम्हारा शायद जो भी क्लास थी उसमें मैंने ये तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि हम 2ncn को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है।
अरे 2n का फैक्टोरियल याद करो, 2n फैक्टोरियल हम लोगों ने पूरा किया था जब मैंने फैक्टोरियल वाली टाइप पढ़ाई थी तुम्हें, तो मैंने 2n फैक्टोरियल पूरा अच्छे से पूरा खोल के दिखाया था तुम्हें। ये वही चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से देखो, ये लिखा है x⁻n और ये पूरा तुम्हारा 2n ही लिखा हुआ है। तुम बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो अपने उस प्रीवियस लेक्चर को, जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा ये चीज़ हम लोगों ने कर रखी है। मैंने इनफैक्ट बोला भी था कि इस टाइप की चीज़ें तो दिमाग में रखनी चाहिए ना, इनको तो याद रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैंने तुम्हें बताया था, अब तो याद आ गया होगा चाहता है कि वो 50 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मैं तुम्हें एक स्पेशल नोट बना के उसको कहा था कि ये चीज़ दिमाग में रखो कि ये हमें आता है। खैर, मिडिल टर्म ऑफ 1 - 1/x⁻n, 1 - x⁻n, ये क्या चीज़ है? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा x-1 1 - x⁻n, तो अंदर ले जाओ इसको। इनफैक्ट तुम चाहो तो -1 की बार मैं इसको तुम्हें दिखाता हूँ, अगर ये तो वो वाला अप्रोच हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x⁻n, 1 - x⁻n, दैट वुड मेक इट 1 - x⁻2n, और नीचे क्या आने वाला है, नीचे आएगा x⁻n। ठीक है जी। अब जो इसका मिडिल टर्म होगा वो इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मेन इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ये बन गया 1 - x⁻2n। अब इसका अगर तुम्हें मिडिल टर्म निकालना है तो फिर से ये तो बिल्कुल वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। 2n है तो इसमें 2n + 1 टर्म्स होंगे, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो एक ही आपका वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, अरे वही एक मिडिल टर्म आएगा। अब आंसर कितना आएगा, n + 2/2। अब यहाँ पे n कितना है, 2n है, तो 2n + 2/2, यानी कि tn + 1 ही निकालना है, ऑब्वियस सी बात थी ये तो, काफ़ी खैर। तो tn + 1 ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2ncn, और यहाँ पे आ जाएगा -x⁻n। ठीक है, परफेक्ट। तो ये बन गया है 2ncn x⁻n -1/n। ठीक है, पर ये जो चीज़ है ये मल्टी डिवाइड भी होने वाली है x⁻n से, और एक -1/n यहाँ पे ऑलरेडी था, तो x⁻n और x⁻n तो कट गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, -1/n + 1 हो गया ये बेसिकली, यहाँ पे आ गया 2ncn। ठीक है, ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं, तो मैंने एक करा दिया है, बाकी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ महान था नहीं, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना कुछ मज़ेदार नहीं है। अब बोला था कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ क्या इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x ऑफ दिस एंड दिस इज सेम। अच्छा, कुछ नहीं है, क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो इसका मिडिल टर्म निकालो, इसका मिडिल टर्म निकालो, इनका इसका जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होगा और इसका जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होगा वो आपका बराबर है, तो पूछा अल्फा कितना होगा, बस इतनी सी बात पूछी है। आई होप से तुम खुद भी कर सकते हो वैसे तो यहाँ 4 है, तो 4 मतलब कितना होगा, 5 टर्म्स होंगे, यानी कि एक मिडिल टर्म आएगा, क्या होगा, n + 2/2, यानी कि 6/2, यानी कि बेसिकली इधर तो आएगा t3। ठीक है, इधर इस वाले में क्या आएगा, ये 6 है, यानी कि 7 टर्म्स होंगे, 7 टर्म्स होंगे, तो आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा, कैसे देखो, t7 + 2 सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 + 2/2, यानी कि आपका फोर्थ टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका t3 और इसका t4 है ना, इसका थर्ड टर्म निकाल लो और इसका फोर्थ टर्म निकाल लो, तो इसका थर्ड टर्म कितना होगा, 4c2 अल्फा x का स्क्वायर, और वो बराबर होगा किसके, इसके फोर्थ टर्म क्या होगा इसका, 6c3 अल्फा x की पावर 3। एक मिनट, इसका कोएफिशिएंट बोला है, हाँ कोएफिशिएंट बोला है, तो ये x वाला पार्ट हटा दो यहाँ से बस, है ना। ठीक है, परफेक्ट। अब 4c2 कितना होता है, 4c2 होता है आपका 4 × 3/2 जिसकी वजह से ये ऐसा हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, तो 6 अल्फा का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो -α³ तो आ ही चुका है, अभी 63 कितना होता है, 6 × 5 × 4 / 3 6, तो 6 और 6 कट गया, 5 × 4 20 आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये अब क्या कर सकते हैं, है ना, तो इसको इधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा 6α² + 20α³ = 0, α² कॉमन ले लो, इनफैक्ट तुम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 3 + 10 अल्फ़ा = 0। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू सुनिए सर, या तो अल्फ़ा 0 हो जाए यहाँ की हेल्प से, और इस वाले केस में क्या हो सकता है कि अल्फ़ा क्या हो जाए, -10/3 हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, यार ये हैंग मतलब ना, अच्छा ये हैंग क्यों होगा, ये तो मैकबुक है, बट ये तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये -3/10 होगा। ठीक है, -3/10 होगा यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, ये तो मैंने कर लिया था, ये जो ऊपर वाला था इसका आंसर मैंने कितना निकाला था, 2ncn निकाला था, और यहाँ पर आ रहा था -1/n+1। ठीक है, यही तो आ रहा था। फिर क्या था हमारे पास, फिर हमारे पास एक्चुअल में क्या था, हमने पास था 1 - x⁻2n था, राइट। तो नहीं छोड़ो उसको, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, छोड़ो उसको। हाँ, तो अब इधर आ जाते हैं, हमारे को देखा है मिडिल कोएफिशिएंट, ये बड़ी सही चीज़ है। मिडिल कोएफिशिएंट वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, अगर हम n इवन ले लें मान लो, तो क्या आएगा,
मैंने ले लिया 10 ले लिया, तो 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 ऐसे करते करते 10C10 तक। इसका मिडिल टर्म क्या होगा भैया, 5 टर्म इधर 5 टर्म इधर, तो बीच वाला 10C5 विल बी द मिडिल टर्म। तो अगर n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होता है, NC n/2, सिंपल, दिस इज द मिडिल टर्म। अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगे, क्यों होंगे साहब, अगर n ऑड हो गया तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, 5C0 मानो 5 है तो कितने टर्म्स आएंगे, बोलो 6 टर्म्स आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 तो आएगा आएगा, और एक 5C0 वाला भी तो आएगा, ठीक है, तो 3 टर्म ऐसे 3 टर्म ऐसे, तो ये आके 2 वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो NC5 + 1/2, NC5 - 1/2, ये सब रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सीधे लिख के कर लेता हूँ हर बार, ठीक है, इतना तो आइडिया हो ही जाता है। और ये हम लोगों ने आइडिया निकाल भी लिया था, इन क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, मतलब मैंने बस एक हेडिंग डाल दी है मिडिल कोएफिशिएंट, बाकी तो ये क्वेश्चन करवाने थे मेरे को, ठीक है। तो अब इस वाले को निकालते हैं, ये हम कर चुके हैं, मैं एक बार बस रिवाइज के लिए करा दिया मैंने इसको। 48C0 + 48C1 ऐसे करते करते 48C23 तक बोला है, तो 48C0 से लेकर के कहाँ तक बोला है इसने मुझसे, 48C23 तक। इसके बाद क्या आता, अगर आता तो 48C24 आता, ठीक है, फिर क्या आता 48C25 आता, एंड सो ऑन, आखिरी में क्या जाता 48C48। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितने नंबर लिखे हुए हैं भाई, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता 48C1, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 23 टर्म्स हो जाते, और ये 0 एक और है, तो टोटल 24 टर्म्स लिखे हुए हैं ये, सही है। और 24 के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं, 48 - 25, और इन दोनों को इंक्लूड करना है तो +1, तो 48 - 25 कितना हो गया, 23 + 1, यानी कि ये भी कितने लिखे हुए हैं, 24 टर्म्स लिखे हुए हैं, यानी इसका मिडिल टर्म क्या हो गया, 48C24 इज द मिडिल टर्म, ठीक है। चलो ठीक है, अब लेकिन इसका मेन जो रीज़न था ऐसा करने का वो ये था कि 48C0 जो होता है वो बराबर होगा 48C48 के, 48C1 जो होता है वो बराबर होगा इस वाले के, एंड सिमिलरली ये वाला जो बंदा होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये पूरा जो अगर ये 24 टर्म्स और 24 टर्म्स का जो सम है, अगर इसको मैं ऐसे मान लूँ तो ये भी ऐसे है, तो इट इज जस्ट लाइक कि 2s प्लस और ये बीच वाला 48C24 ये बराबर होगा किसके, 2 की पावर 48 के, है ना। ये इस पूरे का सम कितना आएगा, 2 की पावर 48 आएगा, तो हमने s निकाल लिया, s कितना हो गया 2 की पावर 48 - 48C24 डिवाइड बाई 2, तो ये निकालना ज़रूरी नहीं था, मुझे बस ये चीज़ रिवाइज करानी थी, ठीक है। तो ये तो तब हुआ जब आप तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे 48 था, यानी कि n तुम्हारा इवन था। जब n ऑड हो जाएगा तो क्या होगा, तो तुम सोच ही लिया होगा अभी तक, तो 47C0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये 47C23 तक, इतना तो क्वेश्चन वाला ने पूछा है। इसके बाद क्या आएगा 4724 आएगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 47C47 तक जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है, 24 टर्म्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने टर्म्स है, 47 - 24, और हम इन दोनों को इंक्लूड भी कर रहे हैं तो +1, ये कितना हो गया, ये हो गया 23, तो 23 + 1 यानी कि 24 टर्म्स हैं, ये भी 24 टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो इनके बीच का कोई टर्म नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि ये वाला जो टर्म है 47 24 ये मिडिल टर्म नहीं है, ये दोनों ही मिडिल टर्म है, ठीक। तो इस वजह से ये पूरा पूरा पेयर, ये भी 24 टर्म्स है, ये भी 24 टर्म्स है। अच्छा, ये वाला इसके बराबर है, ये बीच वाला यहाँ पे कहीं इसके बराबर होगा, एंड सिमिलरली ये वाला इसके बराबर है, तो ये भी ऐसे ये भी ऐसे, तो s + s ही हो रहा है, बीच में कोई नया टर्म नहीं आएगा, और वो बराबर हो जाएगा किसके, 2 की पावर 47 के, तो आपका s कितना हो गया, 2 की पावर 46, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ एक मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मतलब सॉरी मिडिल कोफिशिएंट का ही आपका कंसेप्ट यूज़ कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन कहीं करा देते हैं। अच्छा, ये वाला देखो, ये ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेगा। इफ़ n इज ऑड नेचुरल नंबर, प्रूव दैट सिग्मा r = 0 से n तक है -1 की बार r डिवाइडेड बाय NCR E = 0। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। इसमें काफ़ी दिमाग लगाने की चीज़ें हैं, तो हम दिमाग लगाएंगे इसमें ऑब्वियसली। इस वाले को देखो ना, तो इस वाले में काइंड ऑफ तुम्हें शायद फील है वो रिमूवेबल वाले की, और नहीं भी आ रही तो तुम इसको एज क्वेश्चन याद कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें वो लगा दूँ a + b - x वाला हिसाब किताब, तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन जल्दी जल्दी हंसते हंसते हो जाएगा। तो लगाते हैं इस वाले में, तो आ जाएगा सिग्मा, पहले इसको तो s मान लो, और फिर इस वाले s को समझो r = 0 से n तक, यहाँ आ जाएगा -1 की बार भाई 0 + n - r, यानी कि n - r, वेट अ सेकंड, नोटिफिकेशन बंद हो जाए, नीचे आ जाएगा NC n - r, दैट इज अगेन NCR, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो सिंपल NCR ही बन गया, और यहाँ पे आ गया -1 की बार n, -1 की बार n, और -1 की बार क्या आया था -r। अब n हमें दे रखा है पहले से ऑड नेचुरल नंबर है, यानी कि नेगेटिव तो आने ही तय है एकदम, ठीक है, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, राइट, परफेक्ट। अच्छा जी, अब एक और चीज़ सुनना, -1 की पावर -r दे रखा है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 की पावर -r का क्या मतलब है, 1/-1 की पावर r। तुम सोच के देखो, ये तो एक सिंपल सिग्नेचर, ये सिंपल एक साइन है, अगर r ऑड है मान ले, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव देगा एंड ये भी नेगेटिव देगा, समझ में आ रही है बात। तो चाहे मैं -1 की बार r लिखूँ चाहे -r लिखूँ, दैट इज वन इन द सेम थिंग, ठीक है। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बस डिनोमिनेटर में चला जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको अल्टीमेटली ऐसे सकते हैं माइनस में -1 की बार r। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है और यहाँ इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, तो दोनों का जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो तुम्हारा जो 2s होगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि s कितना हो गया, 0 आ गया, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही।
अब इधर आ जाते हैं, n इज इवन, तो फिर से मैंने तो वही कर दिया यहाँ पर, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n तक दे रखा है, यहाँ मैंने कर दिया -1 की बार n माइनस आर, नीचे भी आ गया n c n माइनस आर। ठीक, ओके परफेक्ट। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक, यहाँ पे आ गया -1 की बार n -1 की बार माइनस आर डिवाइडेड बाय एन सी आर। अब -1 की बार n कितना होगा, ये सिंपल पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि n इज इवन, तो इस वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये -1 की बार r लिखा हुआ है, तो फिलहाल 2s जो है वो देखा जाए तो ये तो पूर्ण रूप से बराबर आ चुका है देखा जाए तो क्या करें। हाँ भी, तो अगर ऐसे करेंगे और मैंने इस वाले एस को इस वाले एस से जोड़ दिया तो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीआर तो चलो सही है, पर -1 की बार आर है और -1 की बार माइनस आर है, तो जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं तुम्हें इसका एक और तरीका दिखाता हूँ, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, क्योंकि ये मिडिल टर्म वाले में है, तो मिडिल टर्म से समझते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर इसमें तुम जीरो डालते हो तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा, -1 की बार जीरो एन सी जीरो। ठीक है जी, बिल्कुल। इनफैक्ट -1 की बार जीरो क्या है, ये तो सिंपल ऐसा है ना, वेट अ सेकंड, हाँ, तो 1 एन सी जीरो, फिर क्या आएगा 1 एन सी 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस में, फिर क्या आएगा प्लस में 1 एन सी 2 -1 एन सी 3 है ना, प्लस 1 एन सी 4, ऐसे चलता रहेगा आखिरी तक। ठीक है, तो इसमें कहीं में मिडिल टर्म भी आएगा, मिडिल टर्म भी आएगा। अच्छा, अब n यहाँ पर ऑड है, ठीक है, तो अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो जो मिडिल कोएफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा, ये सोच पा रहे हो भाई। अगर n ऑड होता है तो मैं तुम्हें बताया ऊपर यहाँ पे, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो ये तो समझ गया होगा कि टोटल इवन टर्म्स होंगे। अगर इवन टर्म्स होंगे तो दो मिडिल टर्म आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और मिडिल टर्म एक्चुअल में होगा क्या, तो एक्चुअल में होगा वो एन सी n-1/2 या फिर एन सी n+1/2, ये दो होंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर उस तरीके से इसको सोचना चाहो एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे मैंने जो तरीका बताया वही बेस्ट है, पर चलो समझाने की कोशिश करता हूँ, बोरिंग भी लगेगा तुम्हें, छोड़ो यार क्या करना है। मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कोई सेंस नहीं बनता, छोड़ो इसको, हटाओ, बोरिंग है, हटा दो पूरे को। इसको हटाते हैं इधर, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये तब भी मतलब एक्चुअली मैंने क्यों छुड़वाया, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। हर चीज़ कराने का मन इसलिए नहीं है ना, क्योंकि मतलब मैं करा सकता हूँ, पर कितना भरोगे अपने दिमाग के अंदर, ये वाली बात है, और फिर कन्फ्यूजन हो जाए तो और लो। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वन, मानो मैंने तुम्हें इतने सारे नंबर दे दिए और बोला कि बताया इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ठीक है ना, मैंने तुमसे बोला कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो तुमने ऐसे देखा, थोड़ी देर तक तुमने देखा और तुमने बोला भाई 100 होगा इसका आंसर, 100 होगा। तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रेन ने कितनी तेज फीचर किया, तुम्हारी नज़र पे पड़ा 2, तुम्हारी नज़र पे पड़ा ई, तुम्हारे दिमाग या तो लेफ्ट से राइट गया होगा या राइट से लेफ्ट गया होगा, या एकदम से उसकी नज़र 100 पे पड़ी होगी। यही हुआ होगा जब तुमने इस सीक्वेंस को देखा, जब 100 पे पड़ती है ना एकदम से नज़र, तो दिमाग बोलता है कि बेटा 100 ही आंसर है, ठीक है। पर फिर दिमाग ये भी बोलता है कि हो सकता है ये टीचर भाई साहब चालाक वाला है ना, हो सकता है इस टीचर ने कोई चीज़ ऐसी कर रखी हो, तो तुम फिर लाइन वाइज आते हो, तो तुम बोलते हैं 2 और ई में से कौन सा बड़ा है, तुम बोलते हो ई बड़ा है। फिर ई और पाई में से कौन सा बड़ा है, तुम बोलते हो पाई बड़ा है। पाई और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 से 13 में कौन बड़ा है, 13। फिर 13 और 14 में कौन बड़ा है, 14। 14 और 100 में कौन बड़ा है, 100 बड़ा है। 100 और 98 में कौन सा बड़ा है, 100 ही बड़ा है। 98 और 23 में मतलब ही नहीं है, ये फिर से 98 ही बड़ा है, 23 और 13 में यही बड़ा है, तो दैट मीन्स कि 100 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग ने करी, बोलो सही बात है ना, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग ने ये सब चीज़ें कैलकुलेट करी। तो तुम कहे कैसे, तुम पेयर वाइज गए, लेफ्ट टू राइट है ना, ऐसे ऐसे करते हुए तुमने चेक करते हुए गए, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे सामने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिख दूँ, दैट इज एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, डॉट डॉट ऐसे करते करते आखिरी में आएगा एन सी एन, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि मैं एक एक को चेक करूँ कि यार एन सी जीरो और एन सी वन, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। मानो किसी ने बोला ये बड़ा है, ठीक है, फिर हम इस पर चेक करेंगे एन सी वन और एन सी टू, इनमें से कौन सा बड़ा है, मान लो ये बड़ा हो गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि जनरल टर्म क्या होगा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला ऐसे बोल देते हैं ना कि जैसे यहाँ लिखा था ना, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू एंड डॉट डॉट एन सी एन। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि कोई टर्म ले लेते हैं एन सी आर, और कोई टर्म ले लेते हैं इसके या तो आगे वाला या पीछे वाला, मान लेते हैं एन सी आर-1। तो ऐसा मान लेते हैं कि वो इससे बड़ा है, कि एन सी आर जो है वो एन सी आर-1 से बड़ा है। बल्कि तुम ऐसे भी छोड़ो, क्योंकि तुम एन का नाम सुनते हो ना तुम्हारा थोड़ा रूह कांपने लगती है, मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता है मेरे को। और फिर इसमें ऑड और इवन का भी फर्क पड़ेगा, तो तुम बच्चे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो चलो मैंने एन को कुछ इवन नंबर ले लेते हैं, एन का मानो मैंने इवन नंबर लिया, मान लो कुछ छोटा लेने का मन है मेरा, चलो 18 ले लिया, कुछ इवन नंबर लेना था इसलिए मैंने लिया 18। तो अगर मैंने 18 लिया तो 18 सी जीरो, 18 सी वन, 18 सी टू, 18 सी थ्री,
ठीक है, ऐसे करते करते बीच में कहीं भी ये भी आएगा 18C9 एंड ऐसे करते करते आखिरी में आएगा 18C18। ठीक है, अगर अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो अब मैं क्या बोलूँगा कि अब मुझे चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है। अब चेक करना था, कैसे चेक करें, तो मैंने रैंडमली मान लिया, इसे रैंडमली अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं 18CR नाम का कोई बंदा होगा और कोई बंदा होगा 18C इससे ठीक पहले वाला, इससे ठीक पहले वाला। तो अब इससे ठीक पहले वाला क्या हो सकता है, या तो इससे बड़ा हो सकता है ना, या फिर हो सकता है 18CR बड़ा हो, या हो सकता है ये दोनों के दोनों बराबर हो। ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, यही तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है एकदम। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला क्योंकि मेरे को अभी तक की हिस्ट्री में पता है कि जब दो मिडिल टर्म निकालते हैं, है ना, जब दो मिडिल कोफिशिएंट निकालते हैं तो वो दो मिडिल कोफिशिएंट बराबर आ जाते हैं, है ना, या फिर उनमें से कोई एक बड़ा होगा तभी बीच का टर्म बन रहा है वो। तो मैंने रैंडमली माना है, ठीक है, रैंडमली मैंने मान लिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, रैंडमली। ठीक है, मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया। तो बोलोगे, जैसे मैं बोलता हूँ ना अज्यूम कर लिया, तो बच्चों की हालत खस्ता होने लगती है। वो कहते हैं ये कोई प्रूफ थोड़ा ना है, तुमने तो एक जनरल केस अज्यूम कर लिया। मेरी बात सुनो बस, अभी तो मेरी सुनते जाओ और फिर समझ जाओगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ प्रूव ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि यार 18CR जो है वो 18CR माइनस वन के लिए है, मतलब उससे बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल्स टू हो सकता है। तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसके लिए पक्का कुछ आर की वैल्यूज आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को, जो आर की वैल्यूज आएंगी, कम से कम उन आर वैल्यूज के लिए तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि अरे यार ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। अब मान लो अगर आर की वैल्यू अगर मान लेते हैं, मान लो आ गई वैल्यू, मान लो 6 आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि 18C6 जो है वो पक्का ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 18C5 से। तो ये तुम्हारी काम की चीज़ है या नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ आ गई। और या फिर हो सकता है कि मानो आर ऐसा आ जाए, मानो आर आ गया 23। अब हमें पता है आर 23 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब एन ही 18 है तो 23 पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी आर नहीं होगा जिसके लिए चीज़ हो रही होगी। तो इसमें अज्यूम करने में क्या दिक्कत है बॉस, है ना, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो फायदा होगा। मतलब तुम तो खाली बैठे हुए थे, हमने कुछ चल दिया तो तुम यार चिढ़ रहे हो है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिंपल एजम्पन है और जनरलाइज है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको करते हैं ऐसे एज इनइक्वालिटी इसको ले। तो कितना हो गया 18 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 18 माइनस आर का फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 18 फैक्टोरियल, यहाँ पर फिर से आ गया आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ गया 18 माइनस आर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आ गया 19 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल कट गया, इस आर फैक्टोरियल है यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो इस आर माइनस वन फैक्टोरियल ने इसका फैक्टोरियल ला दिया 18 माइनस आर फैक्टोरियल ने, क्योंकि ये इससे बड़ा वाला टर्म है, इसके तुरंत बाद क्या आएगा 18 माइनस आर, तो इसने उसका फैक्टोरियल ला दिया। तो ओवरऑल बन गया 19 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, बेसिकली इट इज जस्ट लाइक 19 माइनस आर जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है, यानी कि इसको इधर ले जाते हैं, एक मिनट। ठीक है, दैट मीन्स कि 19 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2R, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2R इज लेस देन इक्वल्स टू 19, और या फिर 19/2। अब 19 को अगर तुम 18 मान लेते तो 9 हो जाता, यानी कि 9.5। तो R जो है वो छोटा होगा किससे, 9.5 के। अब क्या यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि R जो है वो क्या होगा, एक इंटीजर, एक नेचुरल नंबर होगा, तो वो 9.5 के बराबर कभी नहीं हो सकता। यानी कि R पक्का क्या है, 9.5 से छोटा है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि R पक्का या तो 9 होगा या 9 से छोटा होगा। ठीक है, अब यार तुम्हें ये पहले से पता है कि R जो होता है वो 0 से शुरू होता है ना। तो दैट मीन्स कि हमें रेंज मिल गई, बहुत ही एपिक हमें एक रेंज मिल चुकी है कि जब आर तुम्हारा 0 से 9 के बीच में है, जब आर तुम्हारा 0 से 9 के बीच में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जरा अपनी उस पर आए, हमने बोला भाई साहब अगर आर तुम्हारा 0 से 9 के बीच में है तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं। पहले मैं जरा इसको हटाता हूँ। ठीक है, जब आर 0 से 9 के बीच में है तो आर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, आर तुम्हारा 1 हो सकता है, आर तुम्हारा 2 हो सकता है, आर तुम्हारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। उसके बाद 9.5 नहीं हो सकता, तो बस 9 तक ही मिल लेंगे। अगर आर 0 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 18C0, 18C0, और यहाँ आ जाएगा 18C-1। तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 18C0 से पहले कुछ होता ही नहीं, तो तुम चेक क्या करोगे। अगर आर तुम्हारा 1 हो गया, अगर आर तुम्हारा 1 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 18C1 एंड दैट इज 18C0, तो ये पक्का ग्रेटर देन होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक, क्योंकि इक्वल्स टू वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल्स टू वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने पहले ही बोल दिया था कि जो ये आर है ये बिल्कुल भी इक्वल्स नहीं हो सकता 9.5 के, तो इक्वल्स टू हमने पहले हटा दिया, इक्वल्स टू तो है ही नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू वाला केस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, 9.5 के बराबर वो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम आर इक्वल्स टू 2 वाले पे आए। तो जो हमारे आर इक्वल्स टू 2 वाले महाशय हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि 18C2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 18C1 के। इसने क्या बोला, 18C3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 18C2 के। ठीक है, सिमिलरली इसके ऐसे करते 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 आखिरी में सबसे पहले यहाँ क्या आ गया 18C8 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 18C7 के, एंड 18C9 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 18C8 के। ठीक है, इतना हम लोगों ने बोल दिया, बड़े ही आराम से हंसते हंसते हम ऐसा बोल रहे थे। बेसिकली तुमने पता क्या बोल दिया, तुमने ऐसा बोल दिया कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, एंड सो ऑन, ये इससे बड़ा, यहाँ पे होगा 18C8। अब इसके बाद क्या होगा, तो तुम समझ गए होगे हमारा जो इनक्वालिटी आई थी वो ये आई थी कि आर जो होगा वो पक्का 9.5 से छोटा है, यही तो आया, इक्वल टू वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आर 9.5 से छोटा है, अगर आर इससे बड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर आर इससे बड़ा हो गया, मान लेते हैं आर इक्वल टू
10 मतलब 18C10, तो वो पक्का इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अब ये इनइक्वालिटी एक्चुअल में क्या थी, 18CR माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा फिर? अरे जब ये नहीं कर रहा तो फिर क्या करेगा? 18CR माइनस वन, इससे ऐसा हो रहा होगा, उल्टा हो गया होगा इस बार। कॉमन सेंस, राइट? अगर तुम ऐसे नहीं मान रहे तो तुम इसको सॉल्व करके देख लो अपने आप ही। 18CR लेस देन 18CR माइनस वन, अपने आप ही आंसर तुम्हारा निकल के आएगा कि आर जो है वो 9.5 से बड़ा है, अपने आप ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने इसमें आर इक्वल्स टू 10 डाला तो इनइक्वालिटी बदल गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब आएगा 18C10 और यहाँ होगा 18C9। तो अब आंसर ये आ रहा है, उल्टा हो गया इस बार, ठीक है। फिर जब आर इक्वल्स टू 11 डाला तो आएगा 18C11 और यहाँ आया 18C10, तो अब 18C10 जो है वो 11 वाले से बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही करते करते जब आखिरी में डाला मान लो आर इक्वल्स टू 17, तो 18C17 जो है वो 18C16 से छोटा है, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है। और फिर आर इक्वल्स टू 18 जब आखिरी वाला डाला तो उसमें भी ये हुआ कि 18C18 जो था वो 18C17 में ये आपका बढ़ा गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 18C9 के बाद जितने भी नंबर थे वो ऐसे हो रहे थे। इसके बाद क्या आया 18C10, तो उससे बड़ा था 18C9। फिर इसके बाद क्या आया 18C11, उससे बड़ा था ये। फिर ऐसे 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 करते करते बेसिकली हुआ क्या कि तुम देख पा रहे हो कि इधर से क्या हुआ, इधर से सबने क्या बोला 18C9 की तरफ चलो, और इधर से भी क्या हो गया, यही होगा कि 18C9 की तरफ चलो। तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो गया भाई साहब, 18C9। हर्ष मेहता भाई साहब ये क्या बन गया ये होता ना सर्वशक्तिमान अपने जी भगवान वो वाला हो गया। तो 18C9 जो है भाई साहब वो आपका ग्रेटेस्ट टर्म है, 18C9। और अगर मैं यही प्रोसीजर सिंपल एन के लिए करता है यहाँ पर, अगर मैं बोल दूँ कि एन मेरा एक इवन नंबर है, इफ़ एन इज इवन नंबर, अगर एन इवन नंबर हो जाए तो ये पक्का हो गया कि NC n/2 ये मेरा मैक्सिमम है। किसी ने बोल दिया मान लो कि 56CR दे रखा है, तो बता इसका इसकी इस ये जो चीज़ दे रखी है इसमें मैं आर क्या डालूँ कि मैक्सिमम हो जाए, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग NCR। तो क्या डालेगा बता, 56 का आधा कर दे, 56 का आधा कितना होता है 28, तो 56C28 यानी कि आर अगर मैं 28 डालता हूँ तो ये वाला बंदा अपना मैक्सिमम अटेन कर लेगा, ठीक है। आई होप सो ये तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लगा होगा। इनफैक्ट मैं इसका ग्राफ भी बना के दिखा रहा था तुमको। अगर एन मेरा इवन है, अगर एन मेरा इवन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर तुम सोच पाओ तो। एक मिनट ग्राफ बनाने की कोशिश करी जाए, ठीक है। हाँ जी, तो मैं मतलब रफ ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे कोई मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा। यहाँ लिखा है आर, यहाँ लिखा है NCR, और ये वो जगह है जहाँ पे आंसर आ रहा है n/2 हो जा रहा है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पे आगे जाके n हो रहा है। तो हो क्या रहा है, ये ग्राफ आराम से ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, फिर ये अपनी मैक्सिमम अटेन कर रहा है और उसके बाद वापस गिर के आपका हो जा रहा है। अच्छा ये 0 पे होगा ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 पे आंसर 0 ही आएगा, ऐसा कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक मिनट जाओ मुझे सही से बनाना दे दो, एक मिनट, ठीक है। हो सकता है 0 पे इसकी कोई वैल्यू हो, वैसे 0 पे कोई वैल्यू होगी नहीं क्योंकि अगर NC 0 है तो उसका आंसर क्या आ सकता है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1। तो 1 से शुरू होगा ये, फिर 1 से करते करते ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी NC n/2, और फिर ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते कहाँ जाएगा, वापस 1 पे आ जाएगा NC n पे, ठीक है। तो एक मिनट ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट इज NC n एंड दैट इज अगेन 1, हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात करी जब n इवन था। अब तब भी तो होगा जब n ऑड होगा, ऐसा तब क्या होगा जब n ऑड हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम मानो फॉर एग्जांपल ले लिया n इक्वल्स टू 19 ले लेते हैं, चलो। तो n इक्वल्स टू 19, तो अब क्या है भाई साहब 19C0 है, 19C1 है, ऐसे करते करते 19C बीच में क्या आएगा, 19C आपका 9 भी होगा, 19C10 भी होगा, 19C11 भी होगा, 19C8 भी होगा, 19C12 भी होगा, ऐसे करते करते आखिर में 19C19 भी होगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही काम किया, मैंने 19CR लिखा चुपचाप और यहाँ लिखा 19CR-1 और बोल दिया कि भाई साहब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ये मैंने एजम्पशन ले लिया। जब एजम्पशन लिया तो यहाँ गया 19 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, यहाँ गया 19 माइनस R का फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 19 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ गया 19 सॉरी हाँ 19 माइनस R-1 यानी कि यहाँ हो गया 20। तो 20 माइनस R का फैक्टोरियल और यहाँ पे एक और आएगा R-1 का फैक्टोरियल, R-1 फैक्टोरियल ने इसका फैक्टोरियल उड़ा दिया, 19 माइनस R फैक्टोरियल ने इसका फैक्टोरियल उड़ा दिया, ये और ये अपने आप को उड़ा ही चुके थे। तो ये इधर आ गया 20 माइनस R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, दैट मीन्स कि 2R जो था वो लेस देन इक्वल्स टू था आपका 20 से, यानी कि R जो था वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 10 आ चुका है, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो R लेस देन 10 या फिर R इक्वल्स टू 10। तो क्या R इक्वल्स टू 10 पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। दैट मीन्स कि जब भी R 10 होगा तब बात बनेगी। तो अब R इसमें 10 डाल दो, सिर्फ और सिर्फ तब यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा। तो 19C10 जो है वो बराबर होगा 19C10-1 यानी कि 19C9 के, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल्स टू है। बाकी सारे केसेस में R लेस देन 10 है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनइक्वालिटी को हटा लेते हैं, सिंपल।
ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी केसेस होंगे आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन सारे केसेस के अंदर क्या होगा, 19 CR जो होगा वो बड़ा होगा 19 CR-1 से। दैट मीन्स व्हाट, कि 19 C1 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, 19 C2 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन टिल 19 C8 एंड 19 C9। इसके बाद ये बराबर आ गया, और अब शायद तुमने सही गेस किया होगा कि इसके बाद क्या होगा भाई। अभी आंसर कितना है, आर लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं बोलता हूँ आर इक्वल टू 11, तो आर इक्वल टू 11 इसके अंदर लाई नहीं करता, यानी कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके उल्टे कोई सेटिस्फाई कर सकता है, सिंपल। तो अगर वो ग्रेटर देन नहीं होगा तो फिर वो लेस देन होगा, यानी कि 19 CR जो होगा वो आज के टाइम पे पहले वाले से छोटा हो जाएगा, यानी कि 19 से 11 जो आगे वाला है वो इससे छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा फिर ये, समझ गए। अब फिर से क्या हुआ, अब तुम देख पा रहे हो कि ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, और ये दोनों यहाँ पे आके अटक गए। ऐसा लगा मतलब दो बॉक्सर्स थे वो लड़ रहे हैं, ये उनके चंपू हैं, ये इसके चेले हैं, ये इसके चेले हैं, और ये दोनों लड़ रहे हैं, और ये दोनों बराबर आ चुके हैं। 19 C9 इक्वल्स टू 19 C10। ऑलराइट, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें तुम्हारे दो टर्म्स आएंगे। ठीक है, आई होप सो मजा आया होगा इस वाले में, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये। ठीक है, मैंने कहा फालतू तुम्हें मिडल मिडल वाले में बोर करूँ, ज़्यादा आता नहीं है पेपर में कभी भी, तो इसलिए बोर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसके हमारे दो आंसर आते हैं, 19 C9 एंड 19 C10। आई होप सो ये तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो इसका ओवरऑल कंसेप्ट क्या बना, जैसे फाइनल समरी क्या है इसकी, अगर a प्लस बी की पावर n है, इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर a प्लस बी की पावर n का। हाँ जी, तो अगर n तुम्हारा इवन है, सिंपल सी बात है, अगर n हमारा इवन है, किसी ने बोल दिया NCR दे दिया तुम्हें और बोला n इवन है और इसको मैक्सिमाइज करो, तो उसका ग्रेटेस्ट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट बन सकता है वो क्या होगा, NC n/2। अगर n ऑड है तो फिर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेंगे। ठीक है, दो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेंगे, एक बनेगा NC n-1/2, एक बनेगा NC n+1/2। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, आई होप सो इस वाले में मज़ा आया होगा। अगर तुमसे कोई इसको पूछ ले कि मैक्सिमाइज करो या फिर मिनिमाइज करो, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो वो तो हमें करना आता है 102 CR इसको मैक्सिमाइज करना है, तो आंसर कितना आएगा 102, इसका आधा कर ले, इसका आधा कितना होगा 51, तो बस ये आंसर आ गया। अच्छा, इस वाले में दो आंसर आएंगे, 75 है CR है, तो यहाँ जाएगा 75C में 75 -1 दैट इज 74/2, यानी कितना आ गया 30, एक मिनट, 74 था, 37 आएगा। दूसरा क्या आएगा 75 इसके ठीक बाद वाला, यानी कि 38, या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 75 + 1 दैट इज 76/2 दैट इज 38। तो ये दो इसके आंसर आ जाएंगे। ये तो हमारे मैक्सिमम हुए, ये तो इसके मैक्सिमम वाले आ गए। मिनिमम मिनिमाइज का क्या खेल है, तो मिनिमाइज वाले में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग ने मिनिमम के बारे में बात नहीं करी है। और मिनिमम का ऐसा है कि अगर तुम सोच पाओ तो ये इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है, तो मिनिमम में तो यार ये होगा 19 C0, ये सबसे छोटा है। पर कोई बोलेगा ये भी सबसे छोटा है 19 C19, मैंने कहा लड़ने की कोई बात ही नहीं है, ये तो इक्वली होते हैं, चाहे 19 C0 बोलो चाहे 19 C19 बोलो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो इसमें कोई लड़ने वाली बात ही नहीं है। तो इसका आंसर अगर मैं पूछता हूँ मिनिमाइज करना है इसको 102C, इसको तो आंसर कितना आएगा 102C0 बोल दो, चाहे 102 बोल दो, सही है। सिमिलरली अगर मैं इधर बोलता हूँ इस वाले में भी, तो इस वाले में भी यही होगा, या तो 75C0 बोल दो या फिर 75C आपका क्या 75 ही बोल दो। अच्छा, इसमें ये फर्क नहीं पड़ा, इसमें दो टर्म्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक ही टर्म एक्चुअल में है ना। हाँ, पर ये बात है कि इनकी प्रेजेंस दो बार हो रही है, पहले और सबसे आखिरी, इसमें भी पहले और सबसे आखिरी, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर यही आने वाला है। तो मैक्सिमाइज भी हो गया, मिनिमाइज भी हो गया। मिनिमाइज काफ़ी कम लोग पढ़ाते हैं, पर तब भी ऐसा कुछ महान नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है इसके अंदर, सब लोग पढ़ाते हैं आज के टाइम पे। अब देखते हैं जरा। अच्छा, मैंने ग्राफ तुम्हें उसका नहीं बना के दिखाया ना अभी, ऑड वाले का। तो ऑड वाले में कुछ नहीं होगा, कोई नई चीज़ नहीं है ऑड वाले में। अगर मैं ऑड वाले की बात करता हूँ तो तुम समझ गए होगे अभी तक तो, ग्राफ इसका रफ ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, कोई फॉर्मल ग्राफ नहीं बना रहे हैं इसका, कि तो कहीं तो मान लो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये है वो है। तो ये 1 पे शुरू होगा, फिर से ये जाएगा यहाँ पर, और ये कुछ इसके कॉन्स्टेंट रहेगा, और फिर ये ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये है तुम्हारा वो n-1/2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा n+1/2। ठीक है, इन सब जगहों के लिए वो सेम रहेगा। ठीक है, ये कौन सी जगह जहाँ पे NC n-1/2 जो है वो बराबर हो गया NC n+1/2 के, और ये शुरू कहाँ से हुआ NC0, यहाँ एंड का हो गया NC n। तो ये इसका काइंड ऑफ ग्राफ बनेगा, रफ ग्राफ है ये, कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, इतनी हम उस पर नहीं जा रहे। अब क्या बोला है, फाइंड के इफ KC6 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब अगर मैक्सिमम होगा तो के क्या होगा, अगर मिनिमम होगा तो के का क्या वैल्यू होगी। कोई बोलेगा अगर मैक्सिमम है, मैं बताता हूँ कई लोगों के दिमाग में क्या आता है, लोग बोलते हैं NC n/2 जो होता है वो मैक्सिमम होता है ना, लोग ये सोचते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोल दिया C6, तो लोगों का आंसर होता है 12, कि 12C6 इज द मैक्सिमम वन। ठीक है, और जब मैं बोलता हूँ मिनिमम, तो लोग फिर दिमाग खराब होने लगता है। लोग बोलते हैं कि मिनिमम के लिए तो आंसर ये होता था ना, या तो NC0 या फिर NCN। अब यहाँ 0 तो नहीं है, यहाँ पे तो 6 है, तो उनका आंसर होता है 6C6, दिस इज द मिनिमम। मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेता है वो ये बोलता है, पर आंसर आपका सर जी गलत है। ठीक है, क्योंकि के में तो कोई लिमिट ही नहीं है ना यार, मैक्सिमम। अरे एक बार बता, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 9 8 7 6 2 3, चलो 2 6 7 8 9 ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ लिख दूँ C6। तो ये ज़्यादा बड़ा है या फिर 12C6 ज़्यादा बड़ा है, बोलो।
कौन सा ज़्यादा बड़ा है? कौन सा ज़्यादा बड़ा है बोलो? डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं डिवाइडेड बाय क्या? 6 फैक्टोरियल। मजाक कर रहे हो मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है राइट? तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है? तो मतलब इस वाले में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सही से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम खुद सोच के देखो, के सी 6 है राइट? तो नीचे तो पक्का 6 फैक्टोरियल ही होगा। अगर के सी 6 को अपने तरीके से खोलेंगे तो के, फिर इसको एक गिरा दो, के माइनस वन, फिर क्या आएगा? के माइनस टू, के माइनस थ्री, के माइनस फोर एंड के माइनस फाइव। बिल्कुल सही बात है एकदम। तुम लॉजिकली बताना मेरे को, जितना बड़ा मैं के डालूंगा इसके अंदर उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो के को फिर मैं 12 क्यों डालूंगा? सोचो भाई, अरे नीचे तो 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, वो तो कांस्टेंट चीज़ है। ऊपर जो है वो क्या लिखा है? के माइनस वन। बेसिकली के जितना बड़ा होगा उतना ही के माइनस वन बड़ा होगा, उतना ही के माइनस टू बड़ा होगा, उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये सारे के सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो उतना ही बड़ा होगा जितना के अगर बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ेगा, राइट? तो तुम्हारा के सी 6 किस पे डिपेंड कर रहा है? के पे। और के कितना बढ़ सकता है? कोई लिमिट दे रखी है कहीं पर भी? कुछ नहीं दे रखा है। समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं दे रखा है। तो के को मैं इन्फिनिटी तक ले जा सकता हूँ, अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना बड़ा ले लिया तो फिर ये काम ही खत्म हो गया। तो के का आंसर कितना आएगा फॉर दिस वन, कि मैक्सिमम वाले के लिए आंसर कितना आएगा? के इज डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा? क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा। हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल में। इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, इट्स नॉट अ नंबर कि के इक्वल्स टू इन्फिनिटी तुम लिख के भाग जाओ कि के इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दिस इज अ पाप, ठीक है ना? घोर पाप है, ठीक है ना? नरक में तुम्हारे ऊपर पकौड़े तले जाएंगे तुम्हारे। क्या हम मिनिमम के लिए बोल सकते हैं? क्या मैंने जो मिनिमम के लिए कमेंट किया था उसमें मैंने कुछ गलती करी थी क्या? कोई गलती नहीं करी थी। अगर मैं बोल रहा हूँ 6 के 6, तो तुमने बिल्कुल सही सोचा है। 6 C 6, तो ये तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मिनिमम के लिए इसका आंसर सही है। के इक्वल टू 6 इज द सही आंसर। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ बढ़ेगा ना भाई, 6 से नीचे तो हो नहीं सकता। 5C 6 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। 6 ही डाल सकते थे तुम इसके अंदर मैक्स टू मैक्स, राइट? तो अगर तुम इसमें 6 डाल सकते थे, इसके बाद क्या डालोगे? 7C 6, और उससे तो बढ़ जाएगा क्योंकि जितना के बढ़ेगा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मिनिमम क्या हो सकता है? हद से हद मिनिमम क्या हो सकता है? 6 ही हो जाएगी। तो 6C 6, तो के इक्वल टू 6 इसका आंसर है। और इसका आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? मैक्सिमम वाले का आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर कितना है? के इक्वल टू 6, ठीक है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, तो बस हो गया ये काफ़ी तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अब ज़रा इस वाले पे आते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म। ओहो हो, तो इसमें भी वही चीज़ हो रही है पर थोड़ा डिफरेंट है ये, तो सोचते हैं इसके बारे में। तो यार इसको भी बिल्कुल वैसे ही सोचना है, पर हम इसमें ना काफ़ी सही खेलते हैं, बहुत ही सिंपल कर देते हैं चीज़ों यार। हाँ, हम काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम बहुत ही सबसे सिंपल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x⁴n। इससे हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास आएगा NC0, फिर क्या आएगा? NC1x, फिर क्या आता है? NCx, NC2x का स्क्वायर, है ना? फिर ऐसे चलते रहते, आखिर में क्या आएगा? NCnx⁴n। तो ये जो तुम्हारे पास n+1 टर्म्स लिखे हुए हैं, तुम्हें बताना है कि NC2x² और NC1x में से कौन सा पड़ा है। इस तरीके से तुम्हें बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। पर अनफॉर्चुनेटली तुम इतना अच्छे से बता नहीं सकते। तो तुमसे कभी ये नहीं पूछता कि एक्चुअल में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, कि यार NC3x² और NC2, सॉरी x³ हो गया यहाँ पर, NC2x² इनमें से कौन सा बड़ा है। वो ये नहीं पूछता कभी भी। वो पूछता है इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कौन सा बड़ा है, वो ये पूछेगा। समझ रहे हो इस बात को? वो ये पूछता है हर बार, वो मैग्नीट्यूड पूछेगा। वो तुमसे क्वेश्चन में देगा न्यूमेरिकली, क्योंकि मैं तुम्हें कराऊंगा फिलहाल, मैं तुम्हें वो वाले भी कराऊंगा जिसमें वो पूछेगा एक्चुअल। वो आज तक किसी भी पेपर में ये सब तो नहीं पूछता वो, कि एक्चुअल बता कि एक्चुअल कौन सा पढ़ा है। एक्चुअल बताने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। तो वो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बताऊंगा, वो कभी कोई पूछने नहीं वाला। कोई भी पूछेंगे तुमसे बस वही कि मैग्नीट्यूड वाइज बता दे। मैग्नीट्यूड वाइज का रीज़न क्या है? मान लेते हैं कि यहाँ मैं -3 डाल दूँ, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NC1 - 3, ठीक है? अगर मैं इसमें -3 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? NC2 - 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया NC2 9 हो गया ये तो, ठीक है? और ये कितना हो गया? ये हो गया NC1 × 3 हो गया, सॉरी ये ऐसा हो गया -NC1 3, और यहाँ आ गया NC2 9। तो अब ये बड़ा हो गया। पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखता हूँ तो डिफरेंस आ सकता है। अगर मैं इसका ठीक उल्टा कर दूँ यहाँ पर, तो तुम बोलोगे अरे गड़बड़ हो गई, ठीक है? मतलब अगर मैं देखता हूँ, नेगेटिव में गड़बड़ हो सकती है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर नेगेटिव आ जाए, चलो इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा? समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर दिया है और इसका क्यूब कर दिया। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है? तो NC2 यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर, बेसिकली यहाँ कितना आ गया? सिंपल 9 आ गया, राइट? तो NC2 9 हो गया यहाँ, तो NC2 9, ठीक है? और यहाँ लिखा है NC3 - 3 का क्यूब, तो ये कितना हो गया? ये हो गया इस टाइप से NC3, और यहाँ पर आ गया 27 पर आ गया माइनस में। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम बोलोगे इसको बढ़ा,
इसको बड़ा क्यों बोलोगे तुम? क्योंकि यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 27 लिखा है, तो मैं NC2 और NC3 को तो खैर कंसिडर भी नहीं कर सकते अभी के लिए, ठीक है, अभी समझाएंगे इस चीज़ को। मतलब दिमाग ऐसा बोलता है कि यार 9 वाला बड़ा इससे ज़्यादा बड़ा होगा, पहला पॉइंट तो मतलब कुछ चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो NC327 है ये नेगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो खेल होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ कर देता है। तो लोग सिर्फ इतना बोलेंगे भाई साहब हम तो सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं कि यहाँ लिखा है NC2 × 9 और यहाँ हमारे लिए सिर्फ लिखा है NC3 27, हम नहीं देख रहे हैं माइनस लिखा है प्लस लिखा है, हम सिर्फ इसका क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, यहाँ माइनस लिखा है इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो अब यार ये NC2 9 है तो ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ है, तो डेफिनेटली मॉड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉड लगाओगे तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम अब सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड पे खेलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बराबर है, क्या है क्या नहीं है, राइट। इस तरीके से तुम्हारे जेई का सिलेबस हो, चाहे ओलंपियाड का हो, चाहे बोर्ड्स का हो, किसी का भी हो, हर एक बंदा सिर्फ क्या पूछेगा तुमसे, न्यूमेरिकली, तो भैया ये बता दो कि न्यूमेरिकली कौन सा बड़ा है। तो जब उसने ऐसी ही डिमांड रखी है तो हम ऐसे ही खेलेंगे। एक्चुअल वाला तो मैं दिखाऊंगा, पर एक्चुअल वाला टफ है, वो हर एक क्वेश्चन के अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा उसको तुम्हें, ठीक है। चलो खैर, हम तो पहले अभी न्यूमेरिकल वाली बात है जो हमारा एक्चुअल सिलेबस का पार्ट है। तो फिर से वही जो उन्होंने अभी ऊपर वाले में किया था कोएफिशिएंट के लिए, वही कर लेते हैं, एजम्पशन है ना, एज्यूमिंग। क्या एज्यूम करा हम लोगों ने, ऐसे मान लेते हैं जो इसका r+1 टर्म है और जो इसका इससे ठीक पहले वाला जो r टर्म होगा, मान लेते हैं ये इससे बड़ा है और ये तो एक्चुअल हो जाएगा, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। तब ये TR+1 इस वाले में कितना आने वाला। अच्छा ये चीज़ तुमने नोटिस करी, जितना भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं ले रहा a+b⁴n। पर शायद कुछ होशियार लोग होंगे जो समझ गए होंगे कि ये और इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। इसमें से कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, अरे इसमें से ए कॉमन ले ले तो a⁴n बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1+b/a⁴n। तो यहाँ पर ये जो b/a है, ये b/a तुम्हारा क्या काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो चाहे a+b⁴n के लिए काम करो, चाहे 1+x के लिए काम करो, बात वही है, ठीक है। पर ये याद रखना कि कभी किसी ने क्वेश्चन ये दे दिया कि 3+2x की पावर मान लो 500 दे दिया किसी ने, और तुमसे बोला गया कि ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो जो अभी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं उसके बेसिस पे तुमने इस पर काम कर दिया तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हें पहले इसको निकालना पड़ेगा बाहर, क्योंकि 3 हम नहीं, हमारा मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये 2x को हम x मान लेंगे, पर ये 3 नहीं मान सकते, 3 को थोड़ा 1 मान लोगे कोई, ठीक है। तो इसलिए 3 को कॉमन लेकर के निकालना बहुत जरूरी है, वो भी सिखाऊंगा तुमको मैं, तुम्हें बस अभी के लिए मैंने तुम्हें वो कर दिया, कहते हैं ना आगाह कर दिया कि भैया जी ये आपका 1+x के लिए निकाला जा रहा है। खैर जो भी है, तो TR+1 कितना आएगा भाई साहब, TR+1 कितना आता है, NCR x⁻r। TR के लिए कितना आएगा, NCR-1 x⁻r-1, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया एंड इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया और यहाँ लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब क्या करें, अब सुनो, NCR हो चाहे NCR-1 हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। NCR क्या होता है, n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करना। अब नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हो सकता है यार वो, और वो पक्का पॉजिटिव होगा भाई। NCR तो यार पक्का पॉजिटिव होगा ना, -5 थोड़ा ना, -5 तरीकों से थोड़ा तुम सेलेक्ट करोगे चीज़ों को। तो NCR इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, और वो हमेशा आपका इंटीजर फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा, वो कभी भी आपका वो नहीं हो सकता -5/3 है ना, इस टाइप की चीज़ नहीं हो सकता वो। एक बंदे ने मुझसे पूछा था ये कि NCR क्या फ्रैक्शनल हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो NCR, तो यहाँ पे NCR बाहर आ जाएगा मॉडुलस के, यहाँ आ जाएगा x⁻r। इनफैक्ट तुम पता ही होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तुम x² के ऊपर मॉड लगाओ, चाहे तुम मॉड x के ऊपर स्क्वायर लगाओ, दैट इज वन इन द सेम थिंग, ये समझा चुके हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ आ गया NCR-1, यहाँ पे बन गया मॉड x⁻r-1, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब यहाँ पे दिख रहा है मॉड x⁻r है, यहाँ पे भी दिख रहा है मॉड x⁻r है। डेफिनेटली तुम्हारा x जो है वो 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, x 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर x 0 हो गया तो ये करने की जरूरत क्या है भैया, अगर x यहाँ पे 0 हो गया दैट इज सिंपली 1/n, तो कोई कोएफिशिएंट आएगा ही कहाँ, तो कोई टर्म ही नहीं आने वाला है। जब 1/n तुमने पहले ही लिख दिया तो 1/n की क्या टर्म आएगा, कुछ नहीं आएगा फिर तो, है कि नहीं है, सही बात है नहीं है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर x 0 नहीं है तो भाई साहब पूरा खेल खुला हुआ है, पूरा मैदान अपना खुल चुका है, क्योंकि x⁻r है, नीचे लिख देते हैं मॉड x, ठीक है, x⁻r-1 को ऐसे लिख लिया, ये और ये सीधे सीधे कट जाएगा, मॉड x इज पॉजिटिव तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ गया NCR, यहाँ गया मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू NCR-1। अब NCR/NCR-1 कर लो, यहाँ तो ये मतलब इधर से ले आया मैं, ये भी पॉजिटिव है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, यहाँ बन गया सिंपल सा 1। अब ये NCR/NCR-1 ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ नहीं है, ये तो वो है आपका फॉर्मूला है अपना सिंपल सा, n-r+1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है जी। बिल्कुल, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आर को इधर ले आओ, तो आर आपका सर इधर आ जाएगा, आर आपका सर इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तुम कोई भी बुक खोलोगे तुम्हें यही प्रूफ देखने को मिलेगा, कोई मैं इसमें कुछ नई चीज़ नहीं करा रहा हूँ, कोई मेरी इनोवेटिव चीज़ नहीं है, तो सिंपल सा प्रूफ है ये। और अब यहाँ कितना आ गया, n-r+1 इंटू मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। काम कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा n मॉड x, यहाँ आ जाएगा -r में मॉड x, फिर क्या आ जाएगा प्लस में मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अब r वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अगर r कॉमन ले लोगे
तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस मॉड एक्स, सही है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ से मॉड एक्स कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा n प्लस वन, तो मॉड एक्स यहाँ आ गया, ये हो गया n प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू r में क्या आ रहा है 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो ये जो r है, ये जो r है इसके लिए क्या आ गया यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आ गया n प्लस वन मॉड एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बन रहा है यहाँ पर कि अगर r जो है वो इस चीज़ से छोटा है, अगर r जो है वो इस चीज़ से छोटा है, दैट मीन्स कि टी आर प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा टी आर से। ये चीज़ पक्का पता है कि r तो यार एक इंटीजर ही होगा, इनफैक्ट वो तो एक होल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इस टाइप की चीज़ें हो सकता है वो तो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो या तो ये लेस देन हो जाए या तो ये क्या हो जाए इक्वल टू हो जाए, पर ये इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, मान लेते हैं राइट हैंड साइड को मान लो कुछ भी, चलो मान लेते हैं इसको टी मान लिया, तो ये जो टी है, ये जो क्वांटिटी है टी, अगर ये अपने आप में इंटीजर है, सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा होगा, सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा होगा कि आर क्या होगा वो इसके बराबर हो सकता है, तभी तभी आर बराबर होगा टी के, वरना नहीं होगा। वरना तो क्या होगा कि आर जो होगा वो टी से छोटा ही होगा और इस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी वैरायटी ऐसे बच जाती है कि या तो टी इंटीजर हो जाए या फिर टी इंटीजर ना हो। बोलो सही है, और इनफैक्ट मैं इंटीजर लिख तो रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर लिखने का भी कोई सेंस नहीं है, क्यों भाई n प्लस वन है, n प्लस वन क्या होता है पॉजिटिव चीज़ है भाई, n हमारा डिग्री है तो दैट इज पॉजिटिव, मॉड एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस मॉड एक्स, तो इट्स ऑलरेडी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ही हो गया ये एक्चुअल में जेड प्लस। ठीक है, तो वो तो बस लिख दिया है जेड पर, दैट इज ऑब्वियसली जेड प्लस। ठीक है, इसके बाद तुम ऐसे सोचो ना इस चीज़ को कि चलो मैं तुम्हारे सामने लिख के दिखाया था, मैंने तुम्हारे सामने ऐसे लिखा था T1 T2, वो मैंने यहाँ पे ना एन सी आर मतलब एन के फॉर्मेट में लिख दिया, तो तुम्हें शायद थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, जैसे मुझे पहले समझाया था ना बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले तरीके से, शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ जाते, पर अब जैसे समझा दिया समझा दिया। यहाँ लिखा है टी आर, यहाँ लिखा है टी आर प्लस वन, यहाँ लिखा है मान लेते हैं टी आर प्लस टू, और आखिरी में जाके क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एन टर्म्स है तो मान लेते हैं आखिरी में होगा टी एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन टर्म्स ही होंगे टोटल। ठीक है, तो मुझे दे रखा है कि अगर मेरा आर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू टी है, इस टाइप की चीज़ दे रखी है मेरे को, राइट, यही तो दे रखा है। तो मान लेते हैं तेरा टी आ गया, मान ले जस्ट जस्ट मान ले, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। चलो मैंने मानो इस तरह से ले लिया कि 18 ले लेते हैं फिर से, तो अगर ऐसे लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 18 लिखा है मान लो, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करते करते यहाँ पे लिखा है T9, यहाँ लिखा है T8, ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है T10, ठीक है, और ऐसे करते करते आखिरी में क्या लिखा होगा T18 T19। ठीक है, तो मान लो हमने ये एनालिसिस किया और हमारा आर जो है कुछ ऐसा आ गया लेस देन इक्वल्स टू 9.5। ठीक है, हमारा जो टी है इस बार वो आ चुका है 9.5। तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इक्वल्स टू कभी नहीं हो सकता, यानी कि आर जो होगा वो इक्वल्स टू तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी आर पक्का क्या होगा 9.5 से छोटा होगा। अगर 9.5 से छोटा होगा यानी कि आर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक। तो ये वाले टर्म्स, इनमें हमारी कौन सी कंडीशन वैलिड है, ये वाली कि टी आर प्लस वन का मॉडुलस टी आर के मॉडुलस से बड़ा होगा। इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन तो हमने, सॉरी यहाँ पे तो इक्वल टू है, मतलब आर इसके बराबर नहीं हो सकता, तो इक्वल तो नहीं होगा, तो टी आर प्लस वन इससे बड़ा, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी ऐसे आ गई। समझ में आ रही है मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने पूरा डीप में नहीं समझाया, वरना तो मैं डीप में भी समझा सकता था। इसके बाद वाली कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, अगर आर मानो तेरा 10 हो गया तो वो इसके अंदर लाइन नहीं करता, अगर इसके अंदर लाइन नहीं करता तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी इसकी उल्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ऐसा उल्टा होने लगेगा, और उल्टा होने लगेगा दैट ओनली मीन्स कि T9 इज द थिंग, T9 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में गया है वही सेम चीज़ है और कुछ नया कुछ और नया नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ओके। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे 9.5 नहीं आएगा कभी भी, यहाँ पे जो आएगा अगर तुम सेम एनालिसिस करोगे तो 10.5 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ, मतलब यहाँ पे T9 एक्चुअल में आंसर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आंसर आ रहा होगा T10। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे समझानी है कि अगर हम इधर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना है, हमारे पास है आर इज लेस देन इक्वल्स टू दिस थिंग। 1 प्लस एक्स की बार 18 से समझाता हूँ, तो मैं शायद ज़्यादा अच्छे से फील के साथ आ जाएगा। 1 प्लस एक्स की बार 18 के साथ अगर मैंने सेम चीज़ करी होती तो यहाँ पे क्या आता, तो टी आर प्लस वन का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी आर, यही तो किया हम लोगों ने, यही किया हम लोगों ने। तो टी आर प्लस वन क्या होगा यहाँ पर 18 सी आर, और यहाँ पर रहेगा एक्स की बार आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 सी आर माइनस वन एक्स की बार आर माइनस वन, ये तो आता। ठीक है, फिर ये बाहर निकल जाता जैसा हम लोगों ने देखा था, तो 18 सी आर यहाँ पर रहता मॉड एक्स की पार आर, वही सेम चीज़ कर रहे हैं बिल्कुल, 18 सी आर माइनस वन यहाँ रहता एक्स की पार, सॉरी मॉड एक्स की पार आर यहाँ रहता मॉड एक्स, ये और ये कट जाता, फिर ये इसके नीचे रहता 18 सी आर माइनस वन एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये क्या बनता, ये बनता एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो उसमें एन अपने को पहले से पता है, एन कितना है 18 है, तो 18 प्लस कितना हो गया 19, तो यहाँ पे आ गया 19 माइनस आर अपॉन आर, इतना तो आ ही चुका है। फिर ये और ये कट चुका है, तो मॉड एक्स को इधर ले आओ। ठीक है,
तो मॉड एक्स को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बन गया 19 माइनस आर, 19 माइनस आर, और यहाँ लिखा है मॉड एक्स, यहाँ लिखा होगा ग्रेटर देन यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये बन गया 19 मॉड एक्स माइनस आर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो 19 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर 1 प्लस मॉड एक्स। तो बेसिकली ऐसा आ गया आर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड एक्स, नहीं 1 प्लस मॉड एक्स नहीं आएगा, पहले आएगा 19 मॉड एक्स, 19 मॉड एक्स डी, ठीक है। तो 19 मॉड एक्स और नीचे क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस मॉड एक्स। वैसे ये काम मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, जो मेरा रिजल्ट आया था वो तो जनरल रिजल्ट आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल आया था n इक्वल्स टू 18, तो क्या था यहाँ आता 19 मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, तो वो जल्दी आ सकता था, मैंने पता नहीं क्यों करा ऐसे, जैसे भी करा। चलो ये आर हमारा ऐसे आ गया, आर इज लेस देन इक्वल्स टू 19 मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब डेफिनेटली मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ कि आर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। मान ले वैसे क्वेश्चन में हर बार तुम्हें दे रखा होगा कि एक्स तुम्हारा ये है, मान लो एक्स है तुम्हारा, चलो एक्स है तुम्हारा, मान लेते हैं 2, तुमने एक्स 2 डाला इसके अंदर, तो अगर x2 है तो क्या आएगा r इज लेस देन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, अगर तुम ये बता रहे हो कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, तो तू खुद सोच के बता, क्या तुम ये बता सकते हो कि nc1x और nc2x2 इसका मॉडुलस ले ले तू, छोड़, क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन सा बड़ा है, नहीं बता सकते जब तक तुम्हें ये नहीं पता x क्या है। अरे nc1, चलो nc1 हमें पता है सर, nc1 कितना होता है, nc1 होता है सर n ही होता है एक्चुअल में, तो यहाँ तो आ गया सर nx और यहाँ पे हो गया मॉड x, है ना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और इधर क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मॉड x का स्क्वायर। नाउ व्हाट, अब क्या करें, अब भी कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर यहाँ एन सी वन भी लगा होता, अगर यहाँ पे एन सी वन भी लगा होता ना, एन सी वन होता है यहाँ पे मान ले, तो अगर एन सी वन होता तो यहाँ पे क्या हो रहा, सेम चीज़ हो जाती है, तो तुम बोलोगे एन सी वन और एन सी वन तो कट गया, तो क्या बच गया, एक्स बच गया मॉड एक्स, और यहाँ क्या आ गया मॉड एक्स का स्क्वायर। क्या तुम अब बता सकते हो कौन सा बड़ा है, कुछ लोग बोलेंगे ये बड़ा है, नहीं, अरे यार अगर 1/2 डाल दे इसके अंदर तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो ये बड़ा हो गया लो। तो जब तक मुझे एक्स नहीं मिल जाता मैं इसके ऊपर तो बात ही नहीं कर सकता कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो एक्स तो बताना ही पड़ेगा भाई तेरे को। तो इसलिए मैंने मान लिया कि एक्स मेरा 2 है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ हो गया 19 इंटू 2 दैट इज 38, कितना आ गया 38 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 डालेगा तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। अब 38/3 ये तो डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है जी, ये तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो इसका अगर तुम फ्रैक्शन निकालते हो तो कितना आएगा, तो ये आएगा अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा 12.666 इस टाइप से आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 12.666 इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा आर जो है वो इससे या तो छोटा है इसके बराबर है, आर डेफिनेटली इसके बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू है, तो आर पक्का क्या होगा 12 से क्या होगा 12.666 से छोटा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आर या तो 12 हो जाए या 12 से छोटा हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो आर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करते करते 12 तक हो सकता है अगर मैंने x इक्वल टू 2 डाला है देन। एंड दैट मीन्स व्हाट कि इसमें टोटल टर्म्स कितने थे भाई, 1 प्लस एक्स की बार 18 है, दैट मीन्स कि t1 प्लस t2, सॉरी t1 t2 t3 ऐसे करते करते बीच में कहीं आ रहा होगा t11 t12 t13, फिर आएगा t14 t15 t16 t17 t18 एंड आखिरी में आएगा t19, क्योंकि 18 है तो 19 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मिडिल टर्म जो होगा भैया वही जीतेगा हर बार, तुम ही समझ रहे हो, ये सब एक्सपेरिमेंट करता है, ये बात समझ पा रहे हो तुम। सोचो अगर मैं एक्स की जगह 2 नहीं डालता, यहाँ पे मैं 1 डाल देता तो क्या आंसर आता भाई, अगर आर की जगह मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 डाल देता, एक्स इक्वल्स टू 1 डाल देता, तो क्या आता आंसर 19 डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, दैट इज 9.5, हाँ 9.5 होता है लो, 9.5 तो बहुत पास में है भाई, 9.5 तो इधर कहीं पड़ेगा यहाँ कहीं पड़ेगा, पर 12 तो यहाँ कहीं पड़ रहा है, और हमने बोल दिया है कि 12 तक हमारी कंडीशन सही है, यानी कि ये आ रहा है ऐसे ऐसे करके आ रहा है यहाँ तक ऐसे ऐसे करते करते 12 तक एकदम सही आ रहा है। इसके बाद क्योंकि 12 से पहले पहले की कहानी है, 12 के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहोगे नहीं, अरे ये तुमने पहले दे दिया है, तो अगर 12 से पहले के सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 12 के बाद वाले किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके उल्टे को, यानी कि ऐसे, सही है, यानी कि ऐसा हो जाएगा उल्टा। और अगर ये उल्टा हो गया दैट मीन्स कि t12 इज द विनर, t12 क्या है तुम्हारा, t12 जो है वो इसका क्या है ग्रेटेस्ट टर्म है, इतनी फील के साथ बहुत कम लोग समझाते हैं तुम्हें कि ये t12 जो है वो इसका ग्रेटेस्ट टर्म है, और ये बहुत अच्छे से डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अगर मैं x इक्वल टू 2 डालूँ तो ये आ रहा है, सोच के देखा अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1 डालता तो क्या आता 9.5, यानी कि r तुम्हारा क्या हो जाता 9.5 के बराबर तो होगा नहीं, यानी कि r तुम्हारा 9.5 से छोटा होता, तब क्या आंसर आता, तब होता ऐसा कि t1 फिर वो t2 से छोटा होता, वो t3 से छोटा होता, ऐसा चलता कहाँ तक t9 तक चलता, फिर t9 के बाद सब उल्टा जाता, फिर क्या होता था t10 t11 t12 t13 ऐसे करते करते t19 तक, ये सब के सब इससे छोटे हो जाते, ठीक है। तब क्या ग्रेटेस्ट टर्म आता, तब तुम्हारा t9 आता। तो तुम्हारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है और n के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, ये है ना, कितनी सही चीज़ है कि हम छोटे मोटे एनालिसिस से काम कर सकते हैं अपना। तो हमारा r जो है वो इस चीज़ से फिलहाल लेस देन आ रहा है, पर अगर मैं एक ऐसा केस लूँ
एक ऐसा केस लूँ जहाँ पर ये इंटीजर आ जाए, तब क्या होगा? अभी तक तो आंसर हमारा फ्रैक्शनल आया कि 12.666 है ना, 9.555। मान लेते हैं कि कैसा इसमें एक्स डाला जाए कि एक इंटीजर बन जाए। चलो तो तुम एक काम करो, इसमें तुम डालो एक्स इक्वल्स टू -8/11। कुछ भी डाल सकते हैं, हमारा मन है, हम एक्स नेगेटिव डालें, पॉजिटिव डालें, जीरो डालें, √3 डालें, √5 डालें, आयोटा डालें, मेरा मन है वो। तो मैंने इसमें -8/11 डाल दिया। ठीक है, अब डालो जरा इसके अंदर क्या होगा। -8/11 डालते ही 9 है, यहाँ -8/11 का मॉडल्स तो वही होगा 8/11। तो 8/11 इधर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 8/11। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली 19 इंटू 8/11। इधर कितना ऊपर कितना, यहाँ कितना आ गया, ये हो गया आपका 11 + 8 दैट इज 19/11। तो 11 11 कट गया, 19 19 कट गया, कितना आंसर आ गया 8 आ गया सर। यानी कि तुम्हारा r इज लेस देन इक्वल्स टू 8 हो चुका है। अब क्या ये बराबर हो सकता है इसके? बिल्कुल हो सकता है। तो यानी कि r जो होगा वो r इक्वल्स टू 8 के लिए क्या हो रहा होगा यहाँ पर, टी आर प्लस उनका मॉडुलस जो होगा वो बराबर होगा टी आर के। और वो r क्या है, वो r है 8। तो यहाँ पे कितना आएगा T9 और यहाँ पे कितना आएगा 8। राइट, तो तुम्हारा T9 जो होगा वो बराबर होगा T8 के। पर इसके अलावा जब हम बोलेंगे r इज लेस देन 8, तो उस वाले केस में क्या हो रहा होगा, ये वाली इनइक्वालिटी हमारी हो रही होगी कि TR+1 का मॉडुलस वुड बी ग्रेटर देन TR का मॉडुलस। व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं टर्म्स लिख दूँ अपने T1 T2 T3 ऐसे करते करते T8 तक, फिर लिखूंगा T9, फिर लिखूंगा T10 T11 ऐसे करते करते T19 तक। एक्सपेंशन अभी तक वही चल रहा है 1 + x⁻18। राइट, तो उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कहाँ तक, आपकी T8 तक। T8 के बाद T8 T9 के बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या चेक करा, हम लोगों ने बोला TR+1 का मॉडुलस जो है वो इससे या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। ये कब तक हुआ, ये तब हुआ जब r लेस देन इक्वल टू 8 था। जब मैं बोलूंगा r इक्वल टू 9 डालूंगा तो वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसका उल्टा सही होगा। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऐसा ऐसा है ना, ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स कि T8 एंड T9 ये इसके दो यहाँ पे टर्म्स आ गए, इसके दो ग्रेटेस्ट टर्म आ गए, दो ग्रेटेस्ट टर्म आ गए। एक और चीज़, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ पर ये ऐसे गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे T1 का मॉडुलस, T2 का मॉडुलस, T3 का मॉडुलस, T8 का मॉडुलस, T9 का मॉडुलस, ये सबके मॉडुलस हैं सबके, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं। ऊपर भी मैंने शायद ये ऐसे लिख दिया पर ये गलत लिखा मैंने, ऐसे नहीं लिखना है, इनका मॉडुलस भी लगाओ साथ साथ में। ठीक है ना, ये मॉडुलस लगाना बहुत ज़रूरी है, कहीं तो मॉडुलस भूल जाओ। मैं लिख दे रहा हूँ सारे के सारे मॉडुलस, सबके आगे मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है जी, तो मॉडल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो भी है फिलहाल। तो अब मुझे ओवरऑल ये बात समझ में आ गई कि जो मेरा r जो है जब वो लेस देन इक्वल्स टू t है, तो जब t मेरा इंटीजर आ गया, जब इंटीजर वैल्यू आ गई, तो सिर्फ एक आंसर आया था, सिर्फ वन आंसर आया था। एक आंसर मतलब, एक आंसर मतलब कि बेसिकली एक ग्रेटेस्ट टर्म आया था। ठीक है ना, एक ग्रेटेस्ट टर्म था सर जी। ठीक है, पर जब t आपका जब ये इंटीजर नहीं था, है ना, जैसे 9.5 12.666, तो सिर्फ एक आपका ग्रेटेस्ट टर्म आ रहा था। पर जब t जो है वो इंटीजर है, जब t इंटीजर है, तो इसके दो ग्रेटेस्ट टर्म आ रहे हैं, तो इसके दो ग्रेटेस्ट टर्म आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन से हैं? तो अगर मैं इधर देखता हूँ पहले वाले केस में, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आया था यहाँ पर क्या आया था यहाँ पर, अगर मैं इंटीजर वाले की बात करता हूँ कि r इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर क्या आंसर आया, एक तो 8 खुद ही आ गया और दूसरा 9 भी आ गया उसके आगे वाला, क्योंकि वो दोनों बराबर हो रहे हैं। कॉमन सेंस राइट, कि 8 और उसके ठीक बाद वाला तुम देख पा रहे हो कि T8 एंड T9 ये दोनों बराबर आ गए थे। तो जब आपका इंटीजर है वो, जब t जो है वो इंटीजर हो गया, तो इसमें आंसर कितना आ रहा है, मतलब कौन कौन से टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो एक तो जो तुम्हारा टर्म, एक तो ये वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा इसका मॉडुलस। ठीक है, एक तो ये ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा और इसके ठीक बाद वाला। ठीक है ना, एक इसके ठीक बाद होगा ये वाला टर्म। ये दोनों बराबर भी होंगे और यही दोनों क्या होंगे, ग्रेटेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर टी हमारा इंटीजर हो जाए। जब टी इंटीजर नहीं था तो हमारा क्या आंसर आया था, जब टी इंटीजर नहीं था। तो इस वाले केस में अगर तुम देख पा रहे होगे, तो T9 तक गाड़ी बढ़ी थी और फिर T9 के बाद गिरने लगी थी, क्योंकि T9.5 तक उसने बोला था 9.5। इसमें आया, इसमें क्या आया था, इसमें आया था 12.666, तो उसमें भी T12 तक आया। कहने का मतलब ये है कि जब T की वैल्यू आई क्या 9.5, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आया T9। जब T की वैल्यू आई 12.66 जो भी था ये, तो इसका आंसर कितना आया T12। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें मैंने तुम्हें थोड़ी सी चीज़ गलत एक्सप्लेन कर दी है। क्या एक्सप्लेन मैंने गलत कर दिया, मैं तुम्हें समझाता हूँ, जल्दी से बताता हूँ। हमारे पास एक आया था ना r लेस देन 12.666, तो इसमें ये कंडीशन हमारी r इक्वल्स टू 12 तक सेटिस्फाई हो रही थी। तो TR+1 विल बी T13 और यहाँ पर आएगा T12, तो T13 के लिए ये चीज़ ऐसी बैठेगी। ये बात समझ में आई। और जब मैं तुम डालूंगा यहाँ पे r इक्वल्स टू 13, तो हम बोलेंगे R14 जो है वो 13 से छोटा है, राइट, ये बात बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये 12 तक नहीं जाएगी, ये 13 तक जाएगी। तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, 13 होगा। सिमिलरली जब 9.5 डाला था, तो 9 जब तुम डालोगे, जब तुम TR+1 में 9 डालोगे, तो इधर आएगा T10 और इधर आएगा T9 और वो इससे बड़ा होगा, तो T10 तक जाएगा ये बेसिकली। राइट, तो अब हम जरा अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है,
हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब आर जो था वो ये आया था लेस देन इक्वल टू 9.5, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आया, T10 आया। जब आर जो था वो लेस देन इक्वल टू 12.666, जब ये वाली चीज़ आई थी, तो जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो कितना है, T13 है। तो शायद कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि 9.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर जो इंटीजर वाला पार्ट है वो कितना है, 9 है, और इसका जो इंटीजर वाला पार्ट है वो कितना है, वो है 12। तो बस इसमें एक जोड़ दे और इसमें एक जोड़ दे। कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा टी आया है, अगर वो टी जो है वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है, तो इसके एक आंसर आता है सिंपल सा, एंड दैट इज कौन सा, कि जो टी है उसका तो GIF ले ले। GIF मतलब जैसे 9.5 है तो उसका 9 आएगा, सिंपल यार। 12.6 है तो उसका क्या आएगा, 12 आएगा, और उसमें एक जोड़ दे, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ फाइनल, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट याद करने के लिए। तो सबसे पहले अपना जो एक्सप्रेशन तुम्हें दे रखा है उसको 1 + x⁴n के फॉर्मेट में लिखो। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। कभी भी ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, मानो किसी ने बोल दिया कि क्या बोल दिया, मानो किसी ने बोल दिया कि मान लेते हैं कि 2 + 3x⁴ लेट्स से 98, इसमें बता कि इसका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, ये पूछा किसी ने। ठीक है, तो अगर वो ये पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसमें से टू को बाहर निकाल लो। तो 2 को बाहर निकालते बन जाएगा 2⁴98, यहाँ आ जाएगा 1 + 3x/2, और यहाँ इसकी बार 98। तो अब ये 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, ये लिखा है प्लस, ये लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है x, यहाँ क्या लिखा है 3x/2। तो इस 3/x/2 को हम x मान लेंगे, ठीक है, और n को हम क्या मान लेंगे 98, और 2⁴98 को जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस हो तो, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे हो 2 - 3x आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो हम पूरे x में हम फिर अंदर ले लेंगे माइनस को, तो -3x/2 है वो मेरा पूरा x है। समझ गए? आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 1 + x⁴n के फॉर्म में लाओ, के फॉर्म में। स्टेप नंबर टू क्या है सर? स्टेप नंबर 2 है, अगर तुम वो याद कर सकते हो ज़्यादा अच्छा है, वरना तुम्हें पूरा डिराइव करना पड़ेगा। क्या कि भैया r लेस देन इक्वल्स टू n+1 mod x डिवाइडेड बाय 1 + mod x। ये जो चीज़ है, अब इसको t की जगह कुछ और बोलते हैं, चलो इसको हम बोल देते हैं, कुछ अलग चीज़ बोल देते हैं, चलो p बोल देते हैं। तो p इक्वल्स टू, अगर मेरा आ रहा है n+1 mod x डिवाइडेड बाय 1 + mod x, तो ये तो आ चुका है। अब मैंने जो ये p निकाला है, इसमें क्या हो सकता है, या तो ये p हो जाए, सीधे सीधे क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। अगर p इंटीजर हो गया तो बात खत्म हो गई, फिर तो आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा TP, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा TP+1, सिंपल, मतलब बात खत्म, सीधे सीधे। अच्छा, इनका मॉडुलस ये मत भूलना, इनका मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, अगर p बिलोंग्स टू z ना हो, कि वो इंटीरियल वैल्यू नहीं आ रही है, सारे 12.666 9.5 इस टाइप की चीज़ आ रही है, तो इसका आंसर होगा t में p का पहले GIF ले लो और फिर उसमें एक जोड़ दो, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो ये तुम्हारे को एकदम क्रिस्टल हो चुका है। अगर एकदम क्रिस्टल हो चुका है, अगर तुम्हें ये एकदम बात क्रिस्टल हो चुकी है, देन तो अपना काम बन गया, फिर तो अपना काम बन चुका। ये तुमसे, मानो किसी ने ये बोला तुमसे, ठीक, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालना है। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि T5 का मॉडुलस जो है वो पक्का T4 के मॉडुलस से पक्का ग्रेटर देन है, पहले से पता है मेरे को ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, मान लेते हैं 1 + x⁴ 18 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा 18c4, यहाँ आ गया x⁴4, यहाँ आ गया 18c3 x⁴3। तो इसका मॉडुलस यानी कि इसका मॉडुलस लेना, और बोल रखा है कि ये ग्रेटर देन है। तो अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि x मेरा पॉजिटिव है, x मेरा पक्का पॉजिटिव है, तो अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है तो ये मॉडुलस भी तुम हटा सकते हो यहाँ से। समझ में आ रही है बात? अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैंने ऐसा कर दिया, जैसे ही मैंने ऐसा करा, तो ये 18c4 x⁴4, ये तो एग्जैक्टली T5 है, ये तो मतलब इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल T5 आ गया यहाँ पर, और ये एक्चुअल T4 आ गया। x पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि T5 और T4 ग्रेटर देन हो गए, मतलब कि अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक्चुअल टर्म्स भी इक्वल होंगे, एक्चुअल टर्म्स भी वही ऑर्डर फॉलो करेंगे, एक्चुअल टर्म्स भी वो ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांस लेवल पॉइंट हो चुका है, करेंगे। ठीक है, तो ये भी एकदम अच्छा पॉइंट है जो यूज़ कर सकते हो अगर कभी किसी ने उसका मूड खराब हो गया और उसने तुमसे एक्चुअल पूछ लिया। स्टेप फिलहाल हम यही करेंगे, कोई भी एक्सपेंशन दिया हो उसको 1 + x⁴n के फॉर्मेट में लेकर आओ, उसके बाद उसके लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से r निकालो, फिर ये जो चीज़ दे रखी है इसको हम p मान लेंगे, और फिर बोलेंगे p इंटीजर आ जाए, है ना। फिर उसने तुम्हें कुछ x दे रखा होगा, ठीक है, ये दे रखा होगा, यहाँ पर उसने कुछ x दे रखा होगा, मान लेते हैं x = अल्फा, वो तुम इसके अंदर डालोगे तो तुम्हें p की वैल्यू मिलेगी। तो वो जो p की वैल्यू आएगी या तो वो इंटीजर होगी या नहीं होगी, अगर इंटीजर होगी तो ये आंसर है, अगर नहीं होगी तो ये आंसर है। सिंपल, कितना सिंपल तरीका है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, और तुम देखोगे उसने पहले ही देखा है कि x जो है वो 3/2 के बराबर है।
तुम देख पा रहे हो कि उसने पहले ही दे रखा है कि x जो है वो 3/2 के बराबर है, और उसका देना ये कंपलसरी है। क्यों देना कंपलसरी क्यों है सर जी? ये देना कंपलसरी इस वजह से है, वरना अगर वो देगा नहीं तो तुम ये कैसे बताओगे, तो तुम ये कैसे बताओगे कि कौन सा बड़ा है? मैंने तुम्हें समझाया था कि x वेरिएबल है, अगर x2 डाल रहे हैं तो आंसर 12.66 आया था, जब x इक्वल्स टू 1 डाला तो 9.5 आ गया, जब x इक्वल्स टू 8/11 डाला तो इंटीजर आ गया भाई साहब, है ना, 8 आंसर आ गया था हमारा। आई होप सो इसका सेंस बनता है काफ़ी हद तक दिमाग के अंदर। अच्छा जी, चलो अब इस वाले को समझते हैं कि इस वाले में क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप, इसको 1 + x के फॉर्मेट में लेकर आओ। तो 2 + 3x⁻9 ये दे रखा है तुम्हें, मैं पहले 2 को बाहर निकाल लूंगा, तो रहेगा 2⁻9 को बाहर निकाल लिया, यहाँ बन गया 1 + 3x/2 की पावर 9 ये बन गया। ठीक है, अब मेरे लिए सुनो, 1 बिल्कुल सही है, प्लस बिल्कुल सही है, ये मेरा पूरा x है, यानी कि जब मैं बोलूँगा x तो उसका मतलब क्या होगा 3x/2। ठीक है, तो अब जब मैं बोल रहा हूँ तुमसे r, अब मैं r का मुझे फॉर्मूला याद है ऑलरेडी, वरना मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकता हूँ। तो r आता है n+1 mod x डिवाइडेड बाय सिंपल 1 + mod x। अब यहाँ पर ये जो x है ये क्या है, ये x एक्चुअली यहाँ पे ये है, और ये जो n है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 9 के। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 डंडे इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें सिंबॉलिक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो x है ये 3x/2 के सिंबॉलिज्म है, मतलब उसके इक्वलेंट है, ये इक्वल तो नहीं हो सकता, x और 3x/2 इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो n+1 की जगह आ जाएगा 9+1। ठीक है, और x की जगह क्या आ जाएगा 3x/2, तो 3x/2 का मॉडुलस, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 3x/2 का मॉडुलस, और r ऐसे करके दे दिया। अब उसने तुम्हें x पहले से दे रखा है 3/2 के बराबर है, तो यहाँ पे x तुम डाल सकते हो ऑलरेडी 3/2, तो जब 3/2 डाल दोगे तो ये तो बन गया 10, तो 10 इंटू 3/2 दैट इज 9/4, तो 9/4 आ गया, और वो पॉजिटिव है तो हमने सीधे मॉडुलस को बाहर निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 1 + अब अगर 3/2 डालेंगे तो 3/2 डाल दो इसके अंदर, फिर से वो आ जाएगा 9/4, तो 1 + 9/4, तो ये रहेगा 4 + 9 दैट इज 13, तो ये हो गया 13/4, r इज लेस देन इक्वल टू, ये 4 और 4 कट गया। ठीक है, अब ये आ गया 90/13। अब 90/13 जो होता है, ठीक है ना, जो 90/13 है वो तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 90/13, दैट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो अब अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो किसके बराबर होगा, ये सोचो, जाएगा कि ये 8 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक्जैक्टली निकाला, ये फिलहाल 8 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 8 पॉइंट समथिंग है, मैंने देख लिया भाई साहब ये तो फ्रैक्शनल चीज़ आ गई। अब इसका आंसर कितना होने वाला है, टी, ये मॉड सॉरी GIF(p+1) दैट इज द आंसर। यानी कि टी में अगर मैं 8 पॉइंट समथिंग निकालूँ तो उसका GIF कितना होगा 8, तो 8+1 यानी कि T9 जो 9th टर्म होगा वो इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, बात खत्म। सही है, उस बाकी सब बात में काटा, पानी डाल दी, मिट्टी डाल दी, जो तुम्हें बोलना बोल सकते हो, सिंपल। पर 8 पॉइंट समथिंग नहीं, वो मेरे दिमाग में 9 चल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, उल्टा पागल आदमी हूँ बिल्कुल। 6 पॉइंट समथिंग राइट क्योंकि क्या यार, वेरी सॉरी हम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 6+1, तो T7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब T7 हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, भाई T7 हमें निकालना आता है। ठीक है, तो तुम चाहो तो T7 तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब तुम्हें तुम्हें ये समझ आ गया 7th टर्म मेरा आंसर है। अब बाकी इस पूरी नौटंकी को हटा दो, हटा दो वही। अब मुझे 7th टर्म निकालना है, निकाल लो 7th टर्म, 9C7, 2 की पावर 9 - 7 दैट इज 2, और इधर क्या आ जाएगा 3x की पावर 7 दैट इज द आंसर। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पर इत्तेफाक से x भी दे रखा है उसने, तो x डाल दो, इंतजार किसका कर रहे हो, x कितना है 3/2, तो यहाँ पर रहेगा 3/2, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज दी आंसर। अच्छा, यहाँ पे तुमने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, यहाँ पर x तुम्हारा पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर x तुम्हारा पॉजिटिव है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोलो, यानी कि आपका मॉडल्स लेकर के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, या फिर एक्चुअली ग्रेटेस्ट देखो, आंसर सेम ही आएगा। चाहे इस वाले को ले लो चाहे इस वाले को ले लो, क्योंकि इस वाले में भी x = 1/5 है, दैट इज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है कभी भी वैल्यू, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अपना एक्चुअल भी वही है और अपना मैग्नीट्यूड वाइज भी वही है। तो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो मैंने फिर से वही किया, 3 की पावर 11 को बाहर निकाल दिया, यहाँ बन गया 1 - 5x की पावर 11। अच्छा, यहाँ पे एक 3 भी आएगा। ठीक है, अब तुम समझ गए होगे एक्स का इक्विवेलेंट कौन है 5x/3, और n कौन है यहाँ पर 11 है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या आएगा 11+1 12, मॉड x की जगह पे क्या आएगा 5/3 इंटू एक्स, यहाँ पे 1/5 है तो हम सीधे लिख सकते हैं 1/3, फिर 1 प्लस मॉड एक्स। अब मॉड एक्स क्या है, मॉड के अंदर 5/3x है और x डालोगे तो आ जाएगा 1/3, यहाँ पे रहेगा 1/3, r इज लेस देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज व्हाट 3+1 दैट इज 4/3, ये पक्का एक इंटीजर आने वाला है, 4/3 है दैट इज 3, क्योंकि 3 और 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो r इज लेस देन इक्वल टू 3 आ चुका है, r इज लेस देन इक्वल टू 3 आ चुका है। अब क्योंकि ये इंटीजर आ गया तो इसका आंसर कितना हो गया, या तो TR या तो T4, दैट इज द आंसर। वो तुम डाल के अपने आप निकाल सकते हो इसके अंदर।
आई होप सो, ये तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी होगी और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये निकालते हैं, ये मैंने समझा दिया है यहाँ पर। क्या ये वाला, शो दैट इफ द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस वन हैज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट देन एक्स लाइज बिटवीन दिस थिंग। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है कि इस एक्सपेंशन के अंदर जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट टर्म है, तो पहले तो मैं ग्रेटेस्ट टर्म निकालूंगा। इसके अंदर ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, आर इज लेस देन इक्वल्स टू एन प्लस वन। अब यहाँ पर जो एन है वो एन नहीं है, वो यहाँ पर टू एन है एक्चुअल में। ठीक है, और जो एक्स है वो तो एक्स ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे टू एन प्लस वन और मॉड एक्स ही लगेगा, मॉड एक्स ही आएगा, नीचे क्या आएगा वन प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो शो दैट इफ द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस वन हैज आल्सो द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या चीज़ है ये, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना होगा भाई, टू एन क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है, इसका आधा, क्योंकि इवन है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं इसका आधा, तो टू एन सी एन, दैट इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो जो ये जो टर्म होगा, है ना, जो टू जिसमें टू एन सी एन आ रहा होगा, वो कौन सा टर्म होगा भाई, वन प्लस एक्स की पावर टू एन में। ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें टू एन सी एन आ रहा होगा, टू एन सी एन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्म। और ये कौन सा टर्म है, ये तो टी एन है, ये टी एन प्लस वन है एक्चुअल में, है ना। तो टी एन प्लस वन टर्म में जो है वही हमारा मेन है यहाँ पर खेल। चाह रहा है कि टी एन प्लस वन टर्म जो है वो मेरा ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है जी। तो ये तो बड़ी सही एक वो है, क्या कहते हैं, खोज है एक तरीके से हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल के फॉर्मेट में है। तो ये बात निकाल लेना अपने में बड़ी बात है कि टी एन प्लस वन इज़ द ग्रेटेस्ट वन, ये हमारा ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है। और चीज़ है कि अगर जैसे ये कभी भी दिया हो ना, ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन बन गया कि एक्स इसके बीच में होना चाहिए, तो इसको भूल जाओ फिर, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है कि टी एन प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट वन। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैंने यहाँ से निकाला, सिंपल। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, तो अगर टी एन प्लस वन जो है वो अपना ग्रेटेस्ट टर्म है, तो वो टी एन और इसका जो बड़ा भाई होगा यानी कि टी एन प्लस टू, ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो अगर मैं ये वाली इनइक्वालिटी को कंसिडर करता हूँ तो टी एन कितना होगा, टी एन होगा टू एन सी एन माइनस वन, राइट, टू एन सी एन माइनस वन एक्स की पार एन माइनस वन। और ये क्या है अपना टी एन प्लस वन, ये अपना सिंपल सा आया है टू एन सी एन एक्स की पार एन, इसमें से आपके पास ये बड़ा है। अच्छा, अगर मैं इस वाली इनइक्वालिटी को कंसिडर करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, टू एन सी एन एक्स की पार एन। ठीक है। तो अब ये एक्स, ये बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा एक्स की पावर एन ने इसका एन उड़ा दिया, ये एक्स की पावर माइनस वन बन गया, तो एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आ गया एक्स की पावर माइनस वन। अच्छा, अब ये जो टू ये चीज़ है ये इसको इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा टू एन सी एन माइनस वन, राइट। अच्छा, ये क्या बन गया, ये सिंपल है हमारे पास एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन वाली चीज़ बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअल में क्या था, हमारे पास था टू एन सी एन डिवाइडेड बाय टू एन सी एन माइनस वन, ये तो था। तो हमारा एन क्या है एक्चुअल में टू एन है, और आर क्या है हमारा एन है, तो एन यहाँ पर भी आ गया एन, तो ये आ गया एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, एन प्लस वन अपॉन एन बन गया ये एन प्लस वन अपॉन एन, पर ये एक्स इनवर्स है यानी कि ये है वन बाई एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो एक्स जो है वो पक्का एन एन प्लस वन से बड़ा है, तो ये तो यहाँ से आ गया। सिमिलर अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें क्या होगा, टू एन अपॉन एन प्लस वन है, इसको इधर ले जाओ इस वाली चीज़ को। ठीक है, और फिर जब तुम इसको देखोगे तो ये वाला आ जाएगा कि एक्स जो है वो एन प्लस वन अपॉन एन से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको और इसको मिलाकर क्या बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस सिंपल ये याद रखो कि इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इस तरीके से करो rather than कि आर वाले तरीके से करो, क्योंकि आर वाले में तो कुछ कर नहीं सकते, वो फंस गए, मतलब उसमें क्या करोगे, कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है वो। अच्छा, अब मुझसे बोला गया है फाइंड द एक्चुअल ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अगर मुझसे बोला है कि एक्स जो है वो माइनस वन पॉइंट माइनस वन बाई फाइव है। अच्छा, मतलब आप एक्चुअल बताना है तुम्हें। ठीक है, तो सोचते हैं ग्रेटेस्ट, अगर मैं तुमसे बोलूँगी फॉर्मूले से बताओ, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस कि एक्चुअल तो पता नहीं पर न्यूमेरिकली है ना, कि मैग्नीट्यूड वाइज बताओ, तो हम आंसर निकाल सकते हैं कैसे, उस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके कि आर इज लेस देन एन प्लस वन मॉड एक्स डिवाइड बाय वन प्लस मॉड एक्स, इसका यूज़ कर लेता हूँ, और वहाँ से मुझे मिल जाएगा कि आर जो है वो फलाना इस चीज़ से कम है, और बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर इस वाले केस में क्या करेंगे, इसमें तो उसने मुझसे एक्चुअल पूछ लिया है साहब, और यहाँ पर उसने जान पूछ के एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई फाइव भी दिया है। अगर यहाँ पर सिंपल वन बाई फाइव देता तो आंसर कितना आता, तो आंसर कितना आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तुम, सेवन माइनस एक्स की बार ट्वेंटी फोर है, एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री है, तो अगर वन बाई थ्री है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म वही होगा, ग्रेटेस्ट टर्म वही होगा जो आपका मैग्नीट्यूड वाइज आएगा, तो वो मैं यहाँ पे करा भी नहीं रहा, तो 18 क्वेश्चन तो अपना पहले ही हो गया। क्या करना है वो निकाल लो, सेवन कॉमन ले लो, सेवन के 24 यहाँ पे आ गया, यहाँ गया वन माइनस एक्स बाय सेवन
x/7 की पावर 24 और x इक्वल टू 1/3 दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए ना? सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट निकाल लो, जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे, वही तुम्हारा इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अच्छा, कोई बोलेगा लीस्ट टर्म क्या होगा सर जी? लीस्ट टर्म तो बताया नहीं आपने, है ना? तो अभी उस पर बात करते हैं। अच्छा, सिमिलरली जो 17th क्वेश्चन है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 है। अगर प्लस 1/2 ले लूँ तो फिर वही जो मैग्नीट्यूड वाइज है वही एक्चुअल ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं बस इनकी लीस्ट की बात और कर लेता हूँ, है ना? लीस्ट की और बात कर लें, क्योंकि लीस्ट के बारे में बात नहीं करी है अभी। मैं इसी की बात कर रहा था, तो इसमें मैक्सिमम क्या आ रहा है इसका? मैक्सिमम में अगर मैं बात करूँ तो जो एक्चुअल वाला है वो एक्चुअल में वही है जो मैग्नीट्यूड वाइज वाला आंसर है। और मैग्नीट्यूड वाला आंसर तुम निकाल सकते हो अपने आप, ठीक है? वो हम लोगों ने पूरा मेथड इसको हमने जनरलाइज कर ही दिया है, तो मैक्सिमम तो तुम निकाल ही लोगे। अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम की, तो यार तुम्हें भी पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे? इसमें टोटल टर्म्स होंगे 25 टर्म्स होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला टर्म जो होगा और जो सबसे आखिरी वाला टर्म होगा उसी में होती है गड़बड़, है ना? ऐसे ऐसे करके जाता है और फिर इधर से ऐसे ऐसे करके जाता है। तो या तो T1 सबसे छोटा होगा या T25 सबसे छोटा होगा। तो मिनिमम अगर तुम्हें निकालना है तो या तो T1 सबसे छोटा होगा या फिर T25 सबसे छोटा होगा, ठीक है? तो इसका मिनिमम निकाल लो, T1 और T25 में से कौन सा छोटा है वो हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर बात करता हूँ तो इधर क्या आएगा? अच्छा, फिर से एक और चीज़, इसमें भी चाहे तुम एक्चुअल निकालो चाहे मैग्नीट्यूड निकालो, ये समझ में आ रही है बात? मतलब अगर मैं मिनिमम में भी चाहे मैं एक्चुअल निकालूँ चाहे मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, बात वही पड़ेगी, ठीक है ना? तो मैं अगर एक ही का निकाल लूँ, मैं T1 ले रखा है मैंने, ये ऐसा मान करके हो गया ये। अच्छा, एकदम से बढ़ गया क्या अपने आप ही? खैर जो भी है, तो T1 और T25 का चाहे मैग्नीट्यूड निकालो जैसे जो वैसे निकाल लो। अब T1 आएगा कितना? T1 आएगा आपके पास 24 C0 7 की पावर 24 और बाकी तो खत्म। ये तो हमारा T1 है। और T25 कितना होगा? T25 होगा 24 C24 और यहाँ पे आ रहा होगा -x। अब माइनस एक्स आएगा -1/3, राइट? तो -x है और उसकी पावर 24 है। दैट मीन्स कि वेट अ सेकेंड, -x यानी कि -1/3, तो -1/3 की बार 24, तो 24 C0 हो और 24 C24, ये दोनों तो बराबर है। तो हमें कंपेयर करना है 7 की बार 24 को और आपके पास इस वाले को -1/3 की बार 24 को, ठीक है? तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? कॉमन सेंस के हिसाब से यही बड़ा होगा। दैट मीन्स कि T1 जो है वो हमारा यहाँ पर लीस्ट टर्म होगा। सॉरी, लीस्ट टर्म नहीं, वो यहाँ पर क्योंकि 7 की बार 24 जो है वो इससे बड़ा हो गया डेफिनेटली। भाई -1/3 है ये, यानी कि 1/3 की बार 24, तो ये तो डिनोमिनेटर में आ गया ऑल लो, तो यानी कि ये सबसे छोटा होगा। तो T25 विन्स, ठीक है? तो ये हमारा सबसे क्या है? लीस्ट टर्म है इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, एक्चुअली भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। और इसका एक्चुअली और मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम जो तुम्हें निकालना होगा वो तुम तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि उसने मुझे पॉजिटिव दे रखा था इस वजह से, ठीक है? तो पॉजिटिव में तो हम लोग को समझ में आ गया क्या करना है। अब बात करते हैं ज़रा इंटरेस्टिंग वालों की जिसमें नेगेटिव हो रहा है, ठीक है जी? बिल्कुल, तो आ जाओ। तो पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगा, तो इसमें पहले अगर मैं तुम्हें सिंपल ग्रेटेस्ट निकाल के दिखाता हूँ पहले, ठीक है? तो आर इज लेस देन इक्वल टू n+1, एन क्या है? 25 है, तो 26, फिर क्या आएगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स में क्या डाल देंगे? -1/5, दैट इज अच्छा यहाँ पे 2x भी तो है, तो 2/5 आएगा, सिंपल। और मॉड एक्स है तो -2/5 की जगह क्या हो जाएगा? सिंपल 2/5। फिर क्या आता है? 1+2x है तो 2/5 -2/5 और मॉड आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। तो ये यहाँ पे बन गया है 52, 52/5 और यहाँ क्या बन गया? एक मिनट, ये बन गया 52/5 और नीचे क्या बन गया है? 5 है, यहाँ लिखा है 7/5, तो 5 और 5 तो कट गया। 7 ने इसको उड़ा दिया सब, 7 7 से 49 होता है, 7 7 से 49, तो 7 पॉइंट समथिंग आ गया ये, 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि T8 जो होगा वो आपका मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो होगा, ठीक है? तो इस वाले में अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में भी अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज की, तो मेरा आंसर कितना आने वाला है? T8, ठीक है? परफेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ एक्चुअल की, तो क्या इसका आंसर एक्चुअल में T8 होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं है। इनफैक्ट मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्या बोल सकता हूँ? चलो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ तुमको पहले। ये लिखा है T1, ये लिखा है T2, ये लिखा है T3, ये लिखा है T4, ऐसे करते करते अच्छा वो लिखा है T5, T6, T7 और फिर T8 ये आ गया। फिर इसका आगे लिखा होगा T9, T10 एंड सो ऑन टिल आखिरी में होगा T25। क्योंकि x नेगेटिव है तो पहला वाला बंदा क्या होगा? कुछ इस टाइप का 25 C0 और फिर उसकी बार नेगेटिव। बेसिकली हमें पता है कि 25 C0 हो,
25C2 हो, 25C4 हो, ये जितने भी टर्म्स होंगे ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पर क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएगा, क्योंकि भाई -1/5 है, यानी कि एक्स हमारा नेगेटिव है। अगर एक्स हमारा नेगेटिव है तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आने वाला है। तो अगर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएगा तो T1 हमारा पॉजिटिव होगा, T3 मेरा पॉजिटिव होगा। T1 क्या चीज़ है, T1 वो है आपका 25C0 वाली टर्म होगा, ये 25C2 वाला टर्म होगा। ठीक है, तो जितने भी ऑड वाले टर्म्स हैं यानी कि T1 T3 ये सब हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और आपका T7 भी पॉजिटिव होगा, T9 भी पॉजिटिव होगा, T11 भी पॉजिटिव होगा, ऐसे करते करते T25 भी पॉजिटिव होगा। T2 नेगेटिव होगा, T4 नेगेटिव होगा, T6 नेगेटिव होगा, T8 नेगेटिव होगा, T10 नेगेटिव होगा, ऐसे करते करते। अब T8 जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इन सबके, ये T1 से लेकर के T25 तक, इनफैक्ट यहाँ तो T26 भी होगा, तो T26 नेगेटिव होगा क्योंकि 26 टर्म होंगे ना। तो T26 तक 26 टर्मों में सबसे ज़्यादा बड़ा जो मैग्नीट्यूड है वो T8 का है, और वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। मुझे पता है कि जो नेगेटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव क्वांटिटी में जितना बड़ा हो, जैसे -2 लिखा है, -3 लिखा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बड़ा होता है। बेसिकली -3 जो था वो सबसे छोटा हो गया। तो अगर T1 से लेकर के T26 में T8 का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है और वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि माइनस इस टाइप से बन रहा है, मतलब T8 जो है वो एक सबसे बड़ी क्वांटिटी का नेगेटिव है। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये ऐसा है -100 है और बाकी सब कैसे हैं, जैसे अगर मैं T1 तो चलो पॉजिटिव है, T1 T3 T5 T7 ये सब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बात ही छोड़ दो। पर T2 T4 T6 T8 T10 इन सब में से भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, T8। तो सबसे लीस्ट टर्म कौन सा होगा, एक्चुअल में सबसे लीस्ट टर्म कौन सा होगा, T8 होगा। समझ आ रही कितनी डीप बात करी यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ मिनिमम का, तो मिनिमम में अभी मैग्नीट्यूड वाइज तो हम लोगों ने निकाला नहीं है फिलहाल, पर हाँ एक्चुअल में हम निकाल चुके हैं। एक्चुअल वाले का आंसर कितना है, एक्चुअल वाले का हमारा आंसर आ चुका है आपका T8। समझ में आ रही बात कि एक्चुअल में T8 वो टर्म होगा जो कि सबसे लीस्ट होगा। ये कितनी सही चीज़ है ना कि मैग्नीट्यूड वाइज वो सबसे ज़्यादा है और एक्चुअली वो सबसे कम है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा होगा। तो यार सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पक्का पॉजिटिव होगा, ये तो गारंटीड है भाई। जब हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की भरमार रखी हुई है, तुम देख पाओगे कि कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं, कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा, तो अब तुम सोचना, हमें ये तो पक्का पता है ना कि T8 तक ऐसा आया होगा कि इस टाइप से आया होगा ये। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज जाऊँ तो T1 का मैग्नीट्यूड, T2 का मैग्नीट्यूड, T3 का मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा हूँ तो ये इसने जो है फॉलो किया होगा, राइट। कि T7 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो T8 के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और इसके बाद भी यही हुआ होगा कि जो T9 होगा उसके मैग्नीट्यूड में भी यही चीज़ देखने को मिली होगी, ठीक है। तुम सोच के देखो, T8 तक आते आते मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर T9 के बाद जाते जाते मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो मैग्नीट्यूड तुम्हें देखने को मिलेगा वो T7 T8 9 इसी वाली ग्रुप में मिलेगा, है ना, इसके आसपास, T8 के आसपास मिलेगा। तो T8 के आसपास T7 है और T9 है, और T7 और T9 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से कोई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव चाहिए पहली चीज़ तो, और दूसरा एक्चुअल में पॉजिटिव कौन सा होगा, या तो T7 या तो T9, जो बड़ा हो। बोलो, सही बात है ना एकदम, है ना। आई होप सो ये बात समझ में आई है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, T7 निकाल के देख लो और T9 निकाल के देख लो, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आंसर है। तो T7 तुम निकाल सकते हो, T7 कितना आएगा, 25C7, सॉरी 25C6, T7 कितना होगा 25C6, और क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2x है, तो 2x की पार, है ना, 2x, बल्कि इनफैक्ट 2x क्यों लिखूँ मैं यहाँ पे, मुझे तो पता है ना यहाँ पे क्या है, -2/5 है ये सीधे सीधे, तो -2/5 है ना, यहाँ पे मैंने -2/5 इसके अंदर डाल दिया, इसकी बार 6, ठीक है। T9 जो है, T9 उसमें क्या हो रहा है, 25C8, यहाँ पे हो रहा है -2/5 की पार 8। अब तुम समझ गए होगे कि क्या आंसर आने वाला है इसमें, ठीक है, बोलो समझ गए क्या, बोलो। तो शायद तुम ऐसे नहीं समझोगे, तो एक काम कर सकते हैं, हम इसका रेशियो ले सकते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। तो T7/T9 का रेशियो कितना होगा, तो 25C6 कितना होता है, 25, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो सुनो, अगर मैंने यहाँ ले लिया T7/T9, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 25C6, दैट इज 25 24 23 22 21 20, है ना। आपको मैंने 6 बार खोल दिया, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, -2/5 की पार 6 है, यहाँ पे -2/5 की पार 8 है, डेफिनेटली डिनोमीटर में आ जाएगा -2/5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या 25C8 है, तो 25 है ना, 24 ऐसे करते करते 20 तक तो आ ही जाएगा, ये तो 6 टर्म हो गए। इसके बाद एक 19 आएगा, एक 18 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो 20 इसने इसको उड़ा दिया। फिर जो 6 फैक्टोरियल है उसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया 8 × 7, ठीक है। तो ये नेट कितना बन गया, नेट आपका ऊपर चला गया 8 × 7, ठीक है, 8 × 7, और ये 5 का स्क्वायर भी आ गया ऊपर 25, फिर ये नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपके पास 19 × 18 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4।
ये आ रहा है आपका T7/T9 के बराबर। सही है। अब सुनो, ये इसने इसको काट दिया, ये हो गया 2। ठीक है, फिर इस 2 ने इसको यहाँ पर 9 कर दिया, तो 7 × 25 कितना होता है? 175, और 19 का यहाँ आ गया 171। ना इट इज जस्ट लाइक कि T7 जो है वो है 175/171 इंटू T9। अब 175/171 ये क्या चीज़ है भाई? 175/171, क्या ये चीज़ 1 से बड़ी है? डेफिनेटली ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि नीचे 171 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो T9 को तुम्हें 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा, यानी कि T9 को तुम्हें बढ़ाना पड़ रहा है, तब T7 आ रहा है। दैट मीन्स कि T7 क्या हो गया? T9 से बड़ा हो गया। बस दैट इज द आंसर। यानी कि आपका एक्चुअल में मैक्सिमम क्या हो गया? T7 इज द एक्चुअल मैक्सिमम। ये बात समझ में आई हम लोगों ने कैसे किया? पहले हम लोगों ने बोला कुछ नेगेटिव टर्म्स है, उन सबको हमने हटा दिया, फिर सारे पॉजिटिव टर्म्स आ गए। पॉजिटिव टर्म्स में हम लोगों ने ये देखा कि T2 T4 सॉरी T1 T3 T5 इन सब में से भी सबसे बड़े कौन कौन से होंगे जो कि सबसे ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड वाले के आसपास होंगे। तो हमने देखा T7 और T9 वो सबसे पास में है, तो T7 और T9 में से हम लोगों ने डाल के देख लिया, तो T7 हमारा मैक्सिमम आ गया। तो एक्चुअल में कौन है? T7। मैग्नीट्यूड वाइज कौन है? T8। एक्चुअल में सबसे छोटा कौन सा है? T8। अब तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम कौन सा होगा? सिंपल है कि मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि हम लोगों ने इस वाले में भी देखा था, तो ऑब्वियसली बात है या तो T1 होगा या फिर T26 होगा। ठीक है, तो T1 और T26 में फिर से कोई काम करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा है आपका मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा कौन सा है। तो हमें T1 और T26 का मैग्नीट्यूड वाइज हमें चेक कर लेना चाहिए। तो T1 कितना है? T1, अगर मैं T1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं 1+2x के लिए निकाल रहा हूँ, तो T1 कितना आएगा? T1 आएगा 25C0, बस इतना ही आएगा। और तुम्हारा T26 जो है ये कितना आएगा? ये आएगा 25C25। तो यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, 2x दे रखा है ऑलरेडी, तो 2x के बाद 25 ये भी आएगा साथ में। ठीक है, सुन लेना। अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा? क्योंकि x मेरे को दे रखा है कितना? -1/5। ठीक है, -1/5 है, तो यानी कि -2/5 है, तो 2/5, इसकी बार 25 भी दे रखा है। अब 2/5 दे रखा है, एक सुनना मेरी बात, यहाँ लिखा है 25C0 दैट इज T1, फिर लिखा है 25C25। वैसे तो -2/5 आता, पर हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाली चीज़ देखेंगे। तो यहाँ लिखा है 2/5 25। 25C0 कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर लिखा है 1। क्या लिखा है? सिंपल सा 1 लिखा हुआ है। 25C25 कितना लिखा हुआ है? ये भी एक्चुअल में 1 ही होता है, तो ये तो सिंबल हट गया। तो 1 और 2/5 की बार 25 हो रहा है। अब 2/5 क्या चीज़ है? कुछ पॉइंट में समथिंग होगा, तो पॉइंट में समथिंग है और तुमने उसमें पॉइंट में से कुछ दे रखा है और बोला गया है उसकी भी बार 25 कर दो, तो ये तो और बहुत छोटा कुछ ऐसा हो गया 0.000 समथिंग, तो ये 1 से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो दैट मीन्स कि T26 मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा है। तो T26 मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा है। ठीक है, तो ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर किसी ने ये तुमसे पूछा कि एक्चुअल में बताओ, सिमिलरली इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ, तो 4 की बार 38 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1+5x/4 और उसकी बार 38, राइट, ये चीज़ आएगी। तो अब अगर मैं इसमें अपना वो फॉर्मूला लगाऊँ, r इज लेस देन इक्वल्स टू ये वाला n+1 mod x वाला। ठीक है, तो इसके हिसाब से n+1 में कितना आएगा? 39। फिर mod x में कितना आएगा? तो mod x तो क्या है यार, चाहे 1/2 डालो चाहे -1/2 डालो, बात तो वही पड़ने वाली है। तो 1/2 डालोगे तो हो जाएगा 5/8, तो यहाँ आ रहा है 5/8 डिवाइडेड बाई 1 + 5/8। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8, यानी कि 13/8। 13 यहाँ पे 9 कर देगा, तो 9 5 वेट अ सेकंड, 9 5 तो 45 आएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये 3 करेगा, अच्छा 3 5 15 आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ तो आपका आ गया r इज लेस देन इक्वल्स टू 15। ठीक है, 15 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया? T15 एंड T16। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बोलें तो T15 एंड T16 आर द मैक्सिमम। ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँगा मैक्सिमम की, ठीक है, तो क्या होगा? T15 और T16। ठीक है, अच्छा परफेक्ट। अच्छा, ये किसके बारे में बोला? ये चाहे तुम्हारा x=1/2 हो, चाहे x=-1/2 हो, दोनों के लिए चाहिए ये चीज़, तो कि मैक्सिमम में मैग्नीट्यूड। अब मैक्सिमम में जो एक्चुअल वाला होगा, तो एक्चुअल में खेल है। एक्चुअल में क्या, अगर मैं x=1/2 हो गया तो सेम ही आंसर आ जाएगा, फिर से वही T15 और T16। ठीक है, यही आ जाएगा आंसर फिर से कि ये दोनों आपके होंगे। पर अगर एक्चुअल में बोलता हूँ कि x=-1/2, अब क्या आंसर होगा एक्चुअल में? ठीक है, तो फिर से सुनो, क्योंकि -1/2 है तो फिर से वही हो गया कि भाई T1 है ना, T2, ऐसे करते करते बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं। इसका एक्सपेंशन कहाँ तक जा रहा है? 38 तक जा रहा है, तो ये जाएगा 39 तक। ठीक है,
अब क्योंकि अगर तुमने x इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू ले लिया तो फिर से वही होगा, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएंगे, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन की वजह से ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर अपने पास क्या है, t3 है अपने पास, तो t3 वाला क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, सारे ऑड वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, इस तरीके से चलेगा। बीच में कहीं पर t15 t16 की नौटंकी चल रही होगी, ये होगा t15, ये होगा t16, इससे पहले कहीं पे होगा t14। अब हमें पता है कि सारे इवन वाला भी वो चल रहा है नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर से ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमारा पूरा खेल हम जीत चुके हैं पहले से। हमें पता है कि t15 और t16 में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि t15 जो होगा वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, आई होप सो। तो मैं ये चीज़ समझ में आ गई, मैक्सिमम का पूरा खेल हमारा निपट चुका है। अब बात करते हैं लीस्ट वाले की। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मिनिमम में इस वाले क्वेश्चन में मिनिमम में अगर मैं पूछता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा बड़ा है, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा एक्चुअल में कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज बताओ। तो यार मैग्नीट्यूड वाइज तो शायद तुमने सोच ही लिया होगा, या तो T1 होगा या T39 होगा, है ना, इन्हीं में से कोई होगा होगा। अब T1 क्या चीज़ है, तो T1 होगा हमारा 38C0, 38C0, हम हमेशा इस वाले की बात करेंगे। तो अगर मैं इसमें T1 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 38C0, हाँ 38C0 आएगा। फिर अगर मैं अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, फिर सबसे आखिरी टर्म यानी कि T39 वो कितना होगा, वो होगा 38 और 5/4 है, यानी कि 5/8 हो जाएगा, 5/8 की बार 38। अब ये क्या है, ये तो एक्चुअल में 1 है, ये भी एक्चुअल में 1 है, ये है 5/8 की बार 38 और ये है 1, तो T39 जो है मैग्नीट्यूड वाइज तो हम बोल सकते हैं कि पक्का ये सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो मिनिमम में अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूँ तो आंसर आएगा T39। अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूँगा तो क्या आंसर आएगा, देखो T39 अगर तुम देखोगे तो वो ऑड है, 39 ऑड होता है, तो इसका ये एक्चुअल में पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये टर्म पॉजिटिव होगा, तो एक्चुअल में भी इसका आंसर कितना आ रहा होगा, T39, ठीक है। तो ये तो तब होगा जब आपका x इक्वल्स टू 1/2 है। अगर x इक्वल्स टू माइनस 1/2 भी हो जाए ना अंकल, तब भी इसका आंसर क्या होगा, तब भी इसका आंसर T39 ही होगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब -1/2 डाल रहे हैं तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आना रहा है, तब भी तो पॉजिटिव है ये। जब तुमने 1/2 डाला तो पॉजिटिव है ही, तो सही आंसर। जब नेगेटिव डाल रहे हो तब भी ये पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये फिर से क्या हो जाएगा, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती गलती गलती, हाँ तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ बोल दिया, क्योंकि अब इसका आंसर कितना आएगा, अगर मैं अब बात करता हूँ x इक्वल्स टू -1/2 में, तो T39 ही आएगा। फिर तो हम नेगेटिव क्वांटिटीज को लेंगे ना, फिर हम पॉजिटिव को क्यों लेंगे, फिर तो हम अगर बोलेंगे कि यार x इक्वल्स टू -1/2 में तो हमारे पास नेगेटिव के ऑप्शन खुल गए, T2 T4 है ना, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास नेगेटिव में। तो तुम मुझे लॉजिकली सोच के बताओ अपने आप, कौन सा सबसे छोटा होगा, सोच लिया, ऑब्वियस इसका आंसर होगा T16। अरे यार T16 का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा बड़ा है और वो नेगेटिव है। सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला बंदा अगर नेगेटिव हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो, यानी कि वो सबसे ज़्यादा छोटा है, सबसे ज़्यादा छोटा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, T16। ऑल राइट, तो ये हमारे इसके 6 आंसर्स आ गए हमारे पूरे के पूरे। आई होप सो मज़ा आ गया होगा यार इनमें सब में, तुम्हें 16 17 18 में। तो इसी के साथ हमारा ग्रेट टेस्ट और मिडिल टर्म और वो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा बोर्ड बोर्ड में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जेई में बहुत कम आता है पर आता तो है ही। जितना भी हम जा सकते थे उतना हमने करा दिया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये टॉपिक, इसके बाद में करा दिया। पार्ट में मैं तुम्हें टाइप 13 दिखाऊंगा, ये वाला, दैट इज आई प्लस एफ एनालिसिस, इसको बोलते हैं आई प्लस एफ एनालिसिस। इस पर मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में किसी ने भी बात करी है, हम वेरी वेरी डिटेल मैंने अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन ले लिए हैं तुम्हारे ऊपर, जितने भी मुझे मिले वो मैंने सब ले डाले इसके अंदर, ठीक है। 14-15 क्वेश्चन लिए हैं इसके ऊपर अच्छे खासे, तो वो होगा हमारा टाइप नंबर 13, ठीक है, ये करेंगे हम लोग। दैट विल बी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग करेंगे बहुत जल्द राइट। तो टाइप 14 भी करना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। एंड देन टाइप 15 होगा हमारा, टाइप जो 15 होगा वो होगा बाइनोमियल एट एनी इंडेक्स, एट एनी इंडेक्स। एट एनी इंडेक्स का क्या मतलब है कि अगर तुमसे कोई फ्रैक्शन पूछे, मतलब तुमसे बोले कोई 1+x है, ठीक है, तो इसकी बार हम लोगों ने अभी तक क्या करा है, 25 26 इस टाइप की चीज़ है, नेचुरल नंबर बेसिकली। मैं तुमसे बोलूँगा 1+x की बार 7/2, या फिर 1+x की बार लेट से -698, तब क्या करोगे, है ना, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। तो वो छोटा सा टॉपिक है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सबसे आखिरी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको, सही। साथ हमारा बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये सब मैं सोच रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें मैं एक ही वीडियो के अंदर डाल दूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट। उसके बाद फिर यार कुछ थोड़ी बहुत तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैं सोच रहा हूँ डालने का। जैसे एक मुझे वो डालना है आपका, क्योंकि मल्टीनोमियल थ्योरम नाम की चीज़ है जो बाइनोमियल थ्योरम में होती है, पर उसको मैं पढ़ाता ऐसे नहीं हूँ मैं यार, मैं वो तुम्हारा पीएनसी का छोटा वो चल रहा है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस 2020 में भी अभी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसके अंदर एक्चुअली में बेगर्स मेथड बहुत काम की चीज़ है, तो बेगर्स मेथड, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसके ऊपर बेस करके मल्टीनोमियल थ्योरम, इन तीनों का मिक्सचर हम लाएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। बाकी तो तुमने कर ही रखा है, सर्कुलर और ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो then मिलते हैं, मतलब अब ये बस एक अगला पार्ट है, उसके बाद बाइनोमियल खत्म, और फिर वो इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, पीएनसी वाला, ठीक है।
तो मज़ा आएगा और फिर हम फाइनली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। अब मतलब हम आखिरी चरण में चल रहे हैं इस टाइम पे पीएनसी और आपके बाइनोमियल थ्योरम के। पर जो भी है हमें एटलीस्ट आई थिंक सो मज़ा आ रहा होगा कि हम जिस लेवल पे कर रहे हैं वहाँ पे अभी कोई भी नहीं पहुँचा है उस लेवल पे। ठीक है, एक्सक्लूसिव बातें, मज़ेदार चीज़ें। चलो देन अगले बारे में मिलते हैं। थैंक यू।